सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। हमने पिछले 2 अध्यायों में परिवार, जाति, जनजाति और बाजार जैसी सामाजिक संस्थाओं पर विचार किया। तीसरे और चौथे अध्याय में इन संस्थाओं को समुदायों को बनाने तथा समाज को बनाए रखने में इनकी भूमिका के दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में हम इन संस्थाओं के उतने ही महत्वपूर्ण पक्ष जैसे कि समाज के भीतर असमानता एवं बहिष्कार का सृजन करने एवं उसे कायम रखने में इनकी भूमिका का अध्ययन करेंगे। भारत में जन्मे और यहीं पले बढ़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। हम गलियों में और रेलवे प्लेटफार्म पर भिखारियों को देखते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को घरेलू नौकर भवन निर्माण के काम में कार्य करते हुए, सड़क के किनारे बने ढाबों, चाय की दुकानों में सफाई करने वालों और काम करने वालों के रूप में देखते हैं। हम इन छोटे बच्चों को जो कि नगरीय मध्य वर्ग के घरों में घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं, अपने से बड़े बच्चों का स्कूल बस्ता ढोते हुए देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। यह हमें एक अन्याय के रूप में महसूस ही नहीं होता कि कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। हम में से कुछ विद्यालयों में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव के बारे में पढ़ते हैं और कुछ इसका सामना करते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा और एवं अल्पसंख्यक समूहों तथा अन्यथा सक्षम लोगों के बारे में पूर्वाग्रह की खबरें भी हम रोजाना पढ़ते हैं। सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का यह रोजमर्रापन, इनका इस प्रकार रोजाना घटित होना इन्हें स्वाभाविक बना देता है। हमें लगने लगता है कि यह एकदम सामान्य बात है। ये कुदरती चीजें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर हम असमानता एवं बहिष्कार को कभी कभी अपरिहार्य नहीं मानते हैं तो अक्सर उन्हें उचित या न्याय संगत भी मानते हैं। शायद लोग गरीब तथा वंचित इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें या तो योग्यता नहीं होती या वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करते। ऐसा मानकर हम उन्हें ही उनकी परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराते हैं। यदि वे अधिक परिश्रम करते या बुद्धिमान होते तो वहां नहीं होते जहां वे आज हैं। गौर से देखने पर हम यह पाते हैं कि जो लोग समाज में सबसे निम्न स्तर के हैं वही सबसे ज्यादा परिश्रम करते हैं। एक दक्षिणी अमेरिकी कहावत है, यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज होती तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए बचा कर रखते। संपूर्ण विश्व में पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वजन उठाना, रिक्शा या ठेला खींचना जैसे कमर तोड़ काम गरीब लोग ही करते हैं, फिर भी वे अपने जीवन शायद ही सुधार पाते हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि कोई गरीब मजदूर एक छोटा मोटा ठेकेदार भी नहीं बन पाया हो। ऐसा तो केवल फिल्मों में ही होता है कि एक सड़क पर पलने वाला बच्चा उद्योगपति बन सकता है, परंतु फिल्मों में भी अधिकतर यही दिखाया जाता है कि ऐसे नाटकीय उत्थान के लिए गैर कानूनी या अनैतिक तरीका जरूरी है। क्रियाकलाप 5.1 अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ धनी और गरीब व्यक्तियों की तलाश करें जिनसे आप या आपका परिवार परिचित है। उदाहरण के लिए एक रिक्शा वाला या कुली या घरेलू नौकर और एक सिनेमा घर का मालिक या ठेकेदार या होटल मालिक या डॉक्टर। आपके परिवेश में कुछ और भी व्यक्ति हो सकते हैं। प्रत्येक समूह के एक व्यक्ति से उसकी दिनचर्या मालूम करें। प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदिन के क्रियाकलाप यानी कार्य के सामान्य दिनों में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की गतिविधियों को डायरीबद्ध करें। इन डायरियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें तथा अपनी सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करें। ये व्यक्ति कितने घंटे काम करते हैं, वे किस तरह का काम करते हैं, क्या उनका काम थकाने वाला, तनाव युक्त, सुखद या अरुचिकर है, कार्यस्थल पर उनके अन्य व्यक्तियों से कैसे संबंध होते हैं, क्या वे दूसरों को आदेश देते हैं या दूसरों के आदेशों का पालन करते हैं, क्या वे दूसरों के सहयोग पर निर्भर हैं या दूसरों पर नियंत्रण रखते हैं जिनके द्वारा वे काम करते हैं, क्या वे उनके आदर पूर्वक व्यवहार करते हैं या उन्हें ही दूसरे व्यक्तियों को आदर देना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि गरीब और कभी कभार धनी व्यक्ति भी कोई काम न कर रहा हो या अभी उसके पास काम न हो। यदि ऐसा है तब भी आप उनकी दिनचर्या मालूम करें और निम्नलिखित कुछ और प्रश्न का उत्तर दें। वह व्यक्ति बेरोजगार क्यों है, क्या वह कोई काम ढूंढ रहा है, क्या
वह अपना निर्वाह कैसे करता है, उनकी बेरोजगारी पर उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उनका जीवन शैली अब उस समय से अलग है जब वह काम कर रहे थे। क्रियाकलाप 5.1 आपको सामान्य तौर पर व्याप्त इस सहज बोध पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ कठोर परिश्रम से सुधार संभव है। यह सच है कि कठोर परिश्रम तथा व्यक्तिगत योग्यता महत्वपूर्ण है। यदि बाकी सभी चीजों बराबर हो तो व्यक्तिगत प्रयास, योग्यता एवं भाग्य ही व्यक्तियों के बीच के अंतर के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सभी चीजें एक समान नहीं होती। यही अवैयक्तिक तथा सामूहिक विभिन्नताएं सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार को स्पष्ट करती हैं। सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे है? इस खंड में पूछे गए प्रश्न के 3 प्रमुख उत्तर हो सकते हैं, जो संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है। पहला, सामाजिक विषमता असमानता एवं बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि वे व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंध है। दूसरे, ये सामाजिक है क्योंकि ये आर्थिक नहीं है। यद्यपि सामाजिक तथा आर्थिक असमानता में सामान्यतः एक मजबूत संबंध होना है। तीसरे, ये व्यवस्थित एवं संरचनात्मक है, अर्थात सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप है। सामाजिकता के इन तीनों अर्थों पर आगे संक्षिप्त में विश्लेषण किया जाएगा। सामाजिक विषमता, प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन का दूसरों की अपेक्षा ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है। यह सामाजिक संसाधन पूंजी के 3 रूपों में विभाजित किए जा सकते हैं: भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में आर्थिक पूंजी, प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यता के रूप में सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक संगतियों तथा संपर्कों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी। बोर्ड यू 1986 पूंजी के ये 3 रूपों अक्सर आपस में घुले मिले होते हैं तथा एक को दूसरे में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक संपन्न परिवार का व्यक्ति अपनी आर्थिक पूंजी के जरिए महंगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस तरह वह अपनी आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वरूप दे सकता है। उसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति अपने प्रभावशाली मित्रों व संबंधियों यानी अपनी सामाजिक पूंजी के जरिए अच्छी सलाह, सिफारिश या जानकारी पा सकता है और इनके द्वारा एक अच्छी आय वाली नौकरी पाकर सामाजिक पूंजी को आर्थिक पूंजी में बदल सकता है। सामाजिक संसाधनों तथा असमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को प्रतिबिंबित करती हैं। उदाहरण स्वरूप, उनकी योग्यता एवं प्रयास में भिन्नता। कोई व्यक्ति असाधारणतः बुद्धिमान या प्रतिभावान हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि उसने समृद्धि और अच्छी स्थिति पाने के लिए कठोर परिश्रम किया हो। तथापि सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच सहज या प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं बल्कि यह उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वे रहते हैं। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। यह अधिक्रम लोगों की पहचान एवं अनुभव, उनके दूसरों से संबंध तथा साथ ही संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को आकार देता है। 3 मुख्य सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करते हैं। पहला, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार्य ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों की विभिन्न श्रेणियों में असमान रूप से बांटती है। तकनीकी रूप से सबसे अधिक आदिम समाजों में जैसे शिकारी एवं संग्रहकर्ता समाज में बहुत थोड़ा उत्पादन होता था, अतः केवल प्रारंभिक सामाजिक स्तरीकरण ही मौजूद था। तकनीकी रूप से अधिक उन्नत समाज में जहां लोग अपनी मूलभूत जरूरतों से अधिक उत्पादन करते हैं, सामाजिक संसाधन विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में असमान रूप से बांटा होता है जिसका लोगों की व्यक्तिगत क्षमता से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उत्तराधिकारी के रूप में घनिष्ठता से जुड़ा है। एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति प्रदत्त अर्थात अपने आप मिली हुई होती है, अर्थात बच्चे अपने माता पिता की सामाजिक स्थिति को पाते हैं। जाति व्यवस्था के अंदर जन्म ही व्यवसायिक अवसरों को निर्धारित करता है। एक दलित पारंपरिक व्यवसाय जैसे खेतीहर मजदूर, सफाई कर्मी या चमड़े का काम करने वाला अपने कार्य से ही बंधकर रह जाता है और उसके पास ऊंची तनख्वाह वाली सफेद पोश नौकरी या पेशेवर नौकरी के अवसर बहुत कम होते हैं। सामाजिक असमानता का प्रदत्त पक्ष अंतर्विवाह प्रथा से है और सुदृढ़ होता है। चूंकि विवाह अपनी जाति के सदस्यों में ही सीमित है, अतः अंतरजातीय विवाह द्वारा जातीय विभाजनों को छेड़ करने
की संभावना खत्म हो जाती है। तीसरा, सामाजिक स्थिरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। सामाजिक स्थिरीकरण की कोई भी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल सकती जब तक कि व्यापक तौर पर यह माना न जाता हो कि यह तो न्याय संगत है या अपरिहार्य है। उदाहरण के लिए, जाति व्यवस्था को धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टिकोण से शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर नियोजित ठहराया जाता है, जिसमें जन्म और व्यवसाय की बदौलत ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थिति या दलितों को सबसे निम्न स्थिति दी गई है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति असमानता की इस व्यवस्था को ठीक मानता है। ज्यादातर वे लोग जिन्हें अधिक सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त हो वही सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था जैसे जाति तथा प्रजाति का जोरदार समर्थन करते हैं, जो इस अधिक्रम में सबसे नीचे हैं और इसी वजह से शोषित तथा अपमानित हुए हैं, वही इससे सबसे ज्यादा चुनौती दे सकते हैं। हम अक्सर सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार की केवल आर्थिक संसाधनों के विभेदीकरण के रूप में ही चर्चा करते हैं, जबकि यह आंशिक रूप से ही सत्य है। लोग ज्यादातर अपने लिंग, धर्म, निर्जातीयता, भाषा, जाति तथा विकलांगता की वजह से भेदभाव और बहिष्कार का सामना करते हैं। अतः एक अभिजात्य वर्ग की महिला भी सार्वजनिक स्थान पर यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकती है। एक धार्मिक या निर्जातीय अल्पसंख्यक समूह के मध्य वर्ग के व्यवसायी व्यक्ति को भी महानगर की एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में रहने के लिए घर लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ज्यादातर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। हम सब एक समुदाय के सदस्य के रूप में बड़े होते हैं, जिससे हर अपने समुदाय, जाति, वर्ग या लिंग के बारे में ही नहीं बल्कि इसके अलावा दूसरों के बारे में भी धारणाएं बनाते हैं। यह धारणाएं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती हैं। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। इस शब्द का अक्षरश अर्थपूर्ण निर्णय है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत से ही बना ली जाती है। एक पूर्वाग्रही व्यक्तियों के पूर्व कल्पित विचार सबूत, साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती है। यह नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद बदलने से इनकार करते हैं। पूर्वाग्रह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। वैसे ज्यादातर यह शब्द नकारात्मक रूप से लिए गए पूर्व निर्णयों के लिए इस्तेमाल होता है, पर यह स्वीकारात्मक निर्णयों पर भी लागू होता है। उदाहरणतः एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्वाग्रही हो सकता है और उन्हें बिना किसी सबूत के दूसरी जाति या समूह के सदस्यों से श्रेष्ठ मान सकता है। पूर्वाग्रह ज्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं ज्यादातर निर्जातीय और प्रजातीय समूहों और महिलाओं के बारे में प्रयोग की जाती हैं। भारत जैसे देश में जो बहुत समय तक एक उपनिवेश रहा है, कई रूढ़िबद्ध विचारों उपनिवेशिक देन है। कुछ समुदायों को वीर प्रजाति की संज्ञा दी गई तो कुछ को कायर या पौरुषहीन और कुछ को दागबाज कहा गया। अंग्रेजी व भारतीय भाषाओं की कथाओं में हम कई बार पाते हैं कि किसी पूरे के पूरे समुदाय को आलसी या चालाक कहा जाता है। यह सही है कि कुछ व्यक्ति किसी समय आलसी या चालाक, बहादुर या कायर हो सकते हैं, किंतु ऐसा सामान्य कथन सभी समूहों के कुछ व्यक्तियों के बारे में सच हो सकता है, पूरे समुदाय के लिए नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी यह हमेशा सच नहीं होता। वही व्यक्ति भिन्न समयों में आलसी और परिश्रमी हो सकता है। रूढ़िबद्ध धारणा पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देता है और इस धारणा के अंतर्गत व्यक्तिगत समय अनुसार या परिस्थिति जन भिन्नता को भी नकार दिया जाता है। इसके अनुसार पूरे समुदाय को एकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, मानो उसमें एक ही विशेषता या लक्षण हो। यदि पूर्वाग्रह मनोवृत्ति और विचारों को दर्शाता है तो भेदभाव दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार है। भेदभाव को व्यवहारिक रूप में इस प्रकार भी देखा जा सकता है जिसके तहत एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं जो दूसरे के लिए खुद होते हैं। जैसे जब एक व्यक्ति को उसके लिंग अथवा धर्म के आधार पर नौकरी देने से मना कर दिया जाता है। भेदभाव को प्रमाणित करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हो सकता है कि यह न तो खुले तौर पर हो और न ही स्पष्टता घोषित हो। भेदभावपूर्ण व्यवहार को इस तरह भी प्रदर्शित किया जा सकता है जैसे कि वह दूसरे कारणों द्वारा प्रेरित हो, जो भेदभाव की तुलना में ज्यादा न्याय संगत कारण प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, जिस
व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर नौकरी देने से मना किया जा गया है, उसको कहा जा सकता है कि उसकी योग्यता दूसरों से कम है तथा चयन पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर किया गया है। क्रियाकलाप 5.2 फिल्मों तथा उपन्यासों से पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यवहार के उदाहरण एकत्रित करें। स्वयं तथा अपने सहपाठियों द्वारा एकत्रित किए गए उदाहरणों पर चर्चा करें। एक सामाजिक समूह को जिस प्रकार से चित्रित किया है उससे पूर्वाग्रह कैसे प्रदर्शित होते हैं। हम यह निर्णय कैसे करें कि एक चित्रण पूर्वाग्रही अथवा नहीं। क्या आप नियोजित पूर्वाग्रह अथवा जानबूझकर ऐसा करना, जैसे कि फिल्मकार या लेखक पूर्वाग्रह दिखाना चाहता था और जानबूझकर न किए गए पूर्वाग्रह में अंतर कर सकते हैं। सामाजिक अपवर्तन या बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, वो अलग या पृथक रखा जाता है। यह उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। भरपूर तथा क्रियाशील जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा तथा मकान के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक तथा यहाँ तक कि पुलिस और न्यायपालिका की भी जरूरत होती है। सामाजिक भेदभाव आकस्मिक या अनायास रूप से नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। उदाहरण के लिए शहरों तथा कस्बों में हम हजारों बेघर गरीब लोगों की तरह धनी व्यक्तियों को भी फुटपाथ या पुलों के नीचे सोते हुए देखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि धनी व्यक्ति फुटपाथ या पार्कों का प्रयोग करने में बहिष्कृत है। यदि वे चाहे तो निश्चित रूप से इनका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वे ऐसा करना नहीं चाहते। सामाजिक भेदभाव को कभी कभी इस गलत तर्क से न्याय संगत ठहराया जाता है कि बहिष्कृत समूह स्वयं ही सम्मिलित होने का इच्छुक नहीं है। इस तरह का तर्क इच्छित या चेहती चीजों के संदर्भ में सरासर गलत है। यह उस स्थिति में बिल्कुल अलग है जहां अमीर लोग स्वेच्छता से फुटपाथ पर नहीं सोते या बोझ ढोने का काम नहीं करते। भेदभाव अथवा अपमानजनक व्यवहार का लंबा अनुभव प्रायः इस तरह की प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट होता है कि बहिष्कृत व्यक्ति मुख्यधारा में शामिल होने के प्रयास अक्सर बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए उच्च जातीय हिंदू समुदायों के अक्सर निम्न जातियों के, विशेष रूप से दलितों के मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। दशकों तक इस तरह के बर्ताव के पश्चात दलितों ने अपने मंदिर बना लिए या बौद्ध, ईसाई या इस्लाम जैसे अन्य धर्मों को अपना लिया। ऐसा करने के बाद वे हिंदू मंदिर में प्रवेश करने या किसी भी धार्मिक उपलक्ष्य में सम्मिलित होने के इच्छुक नहीं होंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति बहिष्कार व अपमान के लंबे अनुभव से ही उपजती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बहिष्कृत व्यक्ति की इच्छा अनिच्छा की तरफ ध्यान ही नहीं देता। अधिकांश समाजों की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्कार चरम रूप में पाया जाता है। इतिहास की विभिन्न अवधियों में जाति, लिंग तथा धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पूर्वाग्रह बना रहता है तथा अक्सर नए पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाते हैं तथा कानून अकेले अपने बूते पर समाज को रूपांतरित करने अथवा अस्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ है। यह सब समाप्त करने के लिए परिवर्तन, जागरूकता तथा संवेदनशीलता के लिए साथ साथ एक सतत सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। आप भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। भेदभाव तथा बहिष्कार का अर्थ क्या है, यह विशेषाधिकार प्राप्त भारतीयों को तब समझ आया जब वे ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के हाथों इसका शिकार हुए। इस प्रकार के अनुभव निसंदेह विभिन्न सामाजिक भेदभाव ग्रस्त समूहों जैसे महिलाएं, दलितों तथा अन्य उत्पीड़ित जातियों एवं जनजातियों के लिए सामान्य थे, लेकिन उपनिवेशवाद ने अभिजात्य वर्ग को भी भेदभाव से अवगत कराया। औपनिवेशिक शासन के अपमानजनक व्यवहार का सामना करने के साथ साथ लोकतंत्र तथा न्याय के विचार से परिचित होने से भारतीयों ने बहुत ही समाज सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया एवं उनमें सम्मिलित हुए। इस अध्याय में हम ऐसे 4 समूहों पर प्रकाश डालेंगे जो गंभीर सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के शिकार रहे हैं, मुख्यतः दलित या पूर्व अछूत जातियां, आदिवासी अथवा वह समुदाय जिन्हें जनजातीय माना जाता है, महिलाएं तथा अन्य
था सक्षम लोग। निम्नलिखित भागों में हम प्रत्येक के संघर्ष एवं उपलब्धि की कहानी पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अन्य ऐसे समूह और भी हैं जैसे ट्रांसजेंडर समूह, तीसरे जेंडर के लोग, इनकी जानकारी बाक्स 5.1 में दी जा रही है। बाक्स 5.1 ट्रांसजेंडर सामान्यतः समाज में दो इकाइयों में विभाजित है, स्त्री और पुरुष। यह एक अपरिवर्तनीय व्यवस्था है, परंतु शरीर विज्ञान में बहुत अनेक शोध के शरीर को चयन प्रणाली का भाग बना दिया है। पुरुष अनेक चिकित्सा यंत्रों का प्रयोग कर स्वयं को महिला का रूप दे सकते हैं और महिला यदि चाहे तो अन्य यंत्रों के रूप में स्वयं को पुरुष शरीर के रूप में दे सकती है। इस दृष्टि से शल्य चिकित्सा प्रविधि के अनुसार अपनी जेंडर पहचान में इच्छा अनुसार अथवा किसी अन्य कारणों से बदलाव किया जा सकता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो पुरुष से स्त्री के रूप में एवं स्त्री से पुरुष के रूप में स्वेच्छा से बदलाव की स्थिति ट्रांसजेंडर की अवधारणा को बनाती एवं स्पष्ट करती है। थर्ड जेंडर सामाजिक इकाइयों की वह श्रेणी जो कि न तो पुरुष है न ही स्त्री के रूप में रेखांकित की जाती है। इस श्रेणी में वास्तव में वे लोग आते हैं जो कि महिला एवं पुरुषों की विशेषताओं का मिश्रण है। थर्ड जेंडर की पहचान या तो स्वयं सामाजिक इकाई अथवा समूह समाज या परिवार द्वारा की जाती है। चूंकि ये सामाजिक इकाई न तो पूर्ण पुरुष है न ही पूर्ण महिला है, इसीलिए इसे तीसरा जेंडर कहा जाता है। भारत सहित अनेक देशों में इस सामाजिक श्रेणी को वैधानिक मान्यता प्रदान की है और इन्हें अनेक अधिकार का पात्र बनाकर समानता के मूल्यों से परिचित कराया है। भारत में तो तीसरे जेंडर के लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वयं को नामांकित कर सकते हैं। जाति और जनजातीय दो व्यवस्थाएं जो विषमता को कायम रखती हैं एवं न्याय संगत सिद्ध करती हैं। जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था। जाति व्यवस्था एक विशिष्ट भारतीय सामाजिक संस्था है जो विशेष जातियों में पैदा हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार को लागू करती है एक एवं न्याय संगत ठहराती है। भेदभाव के यह व्यवहार अपमानजनक, बहिष्कार तथा शोषणकारी है। ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय तथा परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करती है। प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी थी। इसका तात्पर्य है कि एक विशेष जाति में जन्मा व्यक्ति उस व्यवसाय में भी जन्म लेता था जो उसकी जाति से जुड़ा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसके अतिरिक्त शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक जाति का सामाजिक परिस्थिति या हैसियत के अधिक्रम में एक विशेष स्थान भी होता है तथा अतः मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सिर्फ सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ही व्यवसायिक श्रेणियां श्रेणीबद्ध नहीं थी, बल्कि प्रत्येक वृहत व्यवसायिक श्रेणी के अंदर पुनः श्रेणीक्रम था। धर्म ग्रंथ के सख्त नियम के अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति को निश्चित रूप से अलग रखा जाता था। उदाहरण के लिए अनुष्ठानिक रूप से सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण को धन संचय की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मण धार्मिक या परलौकिक क्षेत्र में सर्वोपरि होने के बावजूद क्षेत्रीय राजाओं की अलौकिक या धर्म से परे शक्ति के अधीन होते थे। दूसरी तरफ उच्चतम चिरकालिक परिस्थिति एवं शक्ति के बावजूद राजा अनुष्ठानिक धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों के अधीन होते थे। इसकी तुलना बाक्स 5.1 में दिए गए रंग भेद व्यवस्था के वर्णन से कीजिए। हालांकि वास्तविक ऐतिहासिक व्यवहार में सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे के अनुरूप होती है। अतः स्पष्टता सामाजिक जैसे जाति तथा आर्थिक हैसियत में घनिष्ठता संबंध था। उच्च जातियां प्राय निर्वादित रूप से उच्च आर्थिक परिस्थिति की थी, जबकि निम्न जातियां प्राय निम्न आर्थिक स्थिति की होती थी। आधुनिक काल में विशेष रूप से 19वीं सदी से जाति तथा व्यवसाय के बीच के संबंध काफी ढीले हुए। व्यवसायिक परिवर्तन संबंधित अनुष्ठानिक धार्मिक प्रतिबंध आज उतनी आसानी से लागू नहीं किए जा सकते तथा पहले की अपेक्षा अब व्यवसाय परिवर्तन आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त 100 या 50 वर्ष पहले की तुलना में जाति तथा आर्थिक स्थिति के सहसंबंध कमजोर हुए हैं। आज अमीर तथा गरीब लोग हर जाति में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि जाति वर्ग पर परस्पर संबंध बृहद स्तर पर अभी भी पूरी तरह कायम है। व्यवस्था में के थोड़े कम सख्त होने पर मोटे तौर पर समान सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाली जातियों के बीच का फासला कम हुआ है, परंतु विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच जातीय अंतर अभी भी बना हुआ है। यद्यपि समाज निश्चित रूप से बदला है, लेकिन व्यापक स्तर पर बहुत
ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। यह आज भी सच है कि समाज का साधन संपन्न व ऊंचे ओहदे वाले वर्ग में अत्यधिक कथित उच्च जाति के लोग हैं, जबकि वंचित तथा निम्न आर्थिक स्थिति वाले वर्ग में कथित निम्न जातियों की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त कथित ऊंची व नीची जातियों के गरीब और संपन्न तबके के अनुपात में जमीन और समान का फर्क है। तालिका 1 और 2 देखें। संक्षिप्त में कहें तो यह सच है कि एक सदी से चले रहे सामाजिक आंदोलनों ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, उत्पादन व्यवस्था में भारी बदलाव आए, साथ ही स्वतंत्र भारत की राज्य सत्ता के सार्वजनिक क्षेत्र में जाति पर अंकुश लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इन परस्पर प्रयत्नों के बावजूद 21वीं सदी में भी जाति भारतीयों के जीवन अवसरों को सतत प्रभावित कर रही है। प्रजातीय और जातीय एक अंत सांस्कृतिक तुलना बाक्स 5.1b। भारत की जातीय प्रथा की तरह दक्षिण अफ्रीका में प्रजाति के आधार पर समाज को श्रेणीबद्ध किया गया है। लगभग हर 7 दक्षिण अफ्रीकीय व्यक्ति में से एक यूरोपीय वंश का है। फिर भी दक्षिण अफ्रीका के अल्पसंख्यक श्वेतों का वहां की शक्ति एवं संपदा पर प्रबल अधिकार है। डच व्यापारी 17वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण अफ्रीका में बस गए। 19वीं शताब्दी के शुरू में उनके वंशजों को ब्रिटिश उपनिवेशकों द्वारा भीतरी प्रदेशों में खदेड़ दिया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ने पहले संघ तथा बाद में दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य पर नियंत्रण कर लिया। अपने राजनीतिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक श्वेतों ने रंग भेद तथा प्रजाति के पृथक्करण की नीति को विकसित किया। यह कई वर्षों तक अपने अनौपचारिक व्यवहार में रहा। बाद में 1948 में इसको कानूनी मान्यता दी गई तथा बहुसंख्यक दक्षिण अफ्रीकी अश्वेतों को वहां की नागरिकता, जमीन के स्वामित्व से तथा सरकार में शामिल होने के औपचारिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति का प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया तथा मिश्रित विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। एक प्रजातीय जाति के रूप में अश्वेतों के पास कम आय वाली नौकरियां थी। सामान्य तौर पर श्वेतों द्वारा प्राप्त आय की तुलना में उनकी आय सिर्फ 1/4 थी। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में लाखों अश्वेत को बटू स्थान तथा गृह क्षेत्र में बलपूर्वक पुनः स्थापित किया गया, जो गंदगी से भरा गरीब क्षेत्र था, जहां आधारभूत संरचना, उद्योग तथा नौकरी बिल्कुल नहीं थी। यह सभी गृह क्षेत्रों एक साथ मिलकर पूरे दक्षिण अफ्रीका के सिर्फ 14% जमीन का हिस्सा थे, जबकि अश्वेत पूरे देश की जनसंख्या के अनुपात में 80% थे। परिणाम तीव्र भूखमरी तथा परेशानियां व्यापक रूप से फैल गई। संक्षेप में उस देश में विपुल प्राकृतिक संसाधनों तथा हीरो मूल्यवान खनिज पदार्थों के होते हुए भी अधिकांश लोग घोर गरीबी में जीवन जी रहे थे। और समृद्ध अल्पसंख्यक श्वेतों ने अपने विशेषाधिकार का बचाव अश्वेतों को सामाजिक रूप से निम्न घोषित करते हुए किया। फिर भी वे अपने शासन को बनाए रखने के लिए सैन्य शक्तिशाली व्यवस्था पर आश्रित थे। अश्वेत विद्रोहियों को नित्य प्रतिदिन जेल में डाला जाता था और प्रताड़ित किया जाता था तथा उनकी हत्या की जाती थी। शासकीय आतंक के बावजूद अश्वेतों ने दशकों तक एकजुट होकर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में संघर्ष किया तथा अंततः वे सत्ता में आने में सफल हुए तथा 1994 में सरकार बनाई। यद्यपि उत्तर रंग भेदीय दक्षिण अफ्रीकी संविधान ने प्रजातीय रंग भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया, तथापि आर्थिक पूंजी अभी भी श्वेत लोगों के हाथों में केंद्रित है। बहुसंख्यक अश्वेत की सशक्तिकरण करना नए समाज को निरंतर चुनौती प्रस्तुत करना है। मैंने श्वेतों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष किया है तथा मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व के लिए विरुद्ध संघर्ष किया है। मैंने प्रजातंत्र के आदर्श तथा एक आजाद समाज का सपना सजोया है, जहां सभी लोग एक दूसरे के सामंजस्य स्थापित करते हुए एक समान अवसर पर उपयोग करते हुए रहेंगे। यह एक आदर्श है जिसको पाने की तथा जिसके लिए जीने की मैं आशा करता हूं, परंतु यदि आवश्यकता हुई तो इस आदर्श की खातिर मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। नेल्सन मंडेला 20 अप्रैल 1964। रिवोनिया जांच के दौरान सारणी 1 गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 से 12 में जाति एवं समुदाय समूह ग्रामीण भारत
₹327 या कम प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय। नगरीय भारतीय ₹454 या कम प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय। अनुसूचित जनजाति 45.3, 24.1, अनुसूचित जातियां 31.5, 21.7, अन्य पिछड़ा वर्ग 22.7, 15.4, उच्च जाति मुसलमान 26.9, 22.7, उच्च जाति हिंदू 25.6, 12.1, उच्च जाति ईसाई 22.2, 5.5, उच्च जाति सिख 6.2, 5.0, सभी समूह 25.4, 13.7। नोट उच्च जातियां अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं। स्रोत नीति आयोग रिपोर्ट 2014 का है। सारणी 2 समृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत 1999 से 2000। जाति एवं समूह समुदाय ग्रामीण भारत ₹1000 या अधिक प्रति व्यक्ति व्यय प्रति माह व्यय। नगरीय भारत ₹2000 या अधिक प्रति व्यक्ति प्रति व्यय माह में। अनुसूचित जनजातीय 1.4, 1.8, अनुसूचित जातियां 1.7, 0.8, अन्य पिछड़े वर्ग 3.32, उच्च जाति मुसलमान 2, 1.6, उच्च जाति हिंदू 8.6, 8.2, उच्च जाति ईसाई 18.9, 17.0, उच्च जाति सिख 31.7, 15.1, अन्य उच्च जातियां 17.9, 14.4, सभी समूह 4.3, 4.5। नोट उच्च जातियां उच्च अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं। स्रोत NSSO 55वें चक्र 1999-2000 इकाई स्तर के आंकड़े CD पर आधारित या उपलब्ध। सारणी 1 और 2 के लिए अभ्यास। सारणी 1 1999 से 2000 की जनसंख्या में शासकीय गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक जाति एवं समुदाय का प्रतिशत दर्शाती है। ग्रामीण एवं नगरीय भारत के लिए भिन्न भिन्न कॉलम है। सारणी 2 में भी इसी प्रकार बनाई गई है, सिवाय इसके कि इसमें गरीबी रेखा के बजाय अमीर लोगों का प्रतिशत दर्शाया गया। अमीरी को ग्रामीण भारत में ₹1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय एवं नगरीय भारत में ₹2000 प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। यह ग्रामीण भारत में 5 व्यक्तियों के परिवार के द्वारा ₹5000 प्रति माह व्यय तथा नगरीय भारत में ₹10,000 प्रति माह के बराबर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने से पहले कृपया इन तालिकाओं को ध्यान से पढ़ें। भारतीय जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे क ग्रामीण भारत में और ख नगरीय भारत में रहते हैं। दूसरा, किसी जाति समुदाय समूह के ज्यादातर लोग ग्रामीण तथा नगरीय भारत में अत्यधिक गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी जाति समुदाय के सबसे कम प्रतिशत लोग गरीबी में जीते हैं। प्रत्येक निम्न जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग का गरीबी का प्रतिशत राष्ट्रीय सामान्य प्रतिशत से लगभग कितने गुना अधिक है? क्या इसमें कोई महत्वपूर्ण ग्रामीण नगरीय विभिन्नता है? चौथा, ग्रामीण एवं नगरीय भारत की जनसंख्या में किस जाति समुदाय के लोगों का अमीरी से सबसे कम प्रतिशत है? राष्ट्रीय सामान्य अनुपात में इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? उच्च हिंदू जाति की अमीरी जनसंख्या का प्रतिशत निम्न जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 20% से लगभग कितना गुना ज्यादा है? यह सारणी आपको अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति के बारे में क्या बतलाती है? क्या इनमें प्रत्येक महत्वपूर्ण ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं हैं? अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यधिक घृणित एवं दूषित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची मानी जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक अनुशास्त्रीय दंडों का विधान करता है। सच पूछिए तो अस्पृश्य यानी अछूत मानी जाने वाली जातियां का जाति सोपान या अधिक्रम में कोई स्थान नहीं है। वे तो इस व्यवस्था से बाहर हैं। उन्हें तो इतना अधिक अशुद्ध एवं अपवित्र माना जाता है कि उनके जरा छू जाने से भर से ही अन्य सभी जातियों के सदस्य अत्यंत अशुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति जो अत्यधिक कठोर दंड भुगतना पड़ता ही है। साथ ही उच्च जाति
का जो व्यक्ति छुआ गया है उसे भी फिर से शुद्ध होने के लिए कोई शुद्धिकरण क्रियाएं करनी होती है। सच तो यह है कि भारत के कई क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिण भारत में दूर से अशुद्धता की धारणा विद्यमान थी, जिसके अनुसार अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति की उपस्थिति अथवा छाया ही अशुद्ध समझी जाती थी। इस शब्द का आरक्षिक अर्थ सीमित होने के बावजूद अस्पृश्यता की संस्था शारीरिक संपर्क चित्र में प्रदर्शित दक्षिण भारत का दृश्य दिखाया गया है। ये चित्र में सफाई करने वाले, कूड़ा बीनने वाले का दृश्य दिखाई गई है से बचने या अछूत से दूर रहने का आदेश देती ही है। साथ ही तथा कथित अछूतों के लिए कई सामाजिक शास्त्रियों की व्यवस्था भी करती है। यहाँ यह बता देना महत्वपूर्ण है कि अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम है: अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता और शोषण। इस प्रघटना को परिभाषित करने के लिए ये 3 आयाम समान रूप से महत्वपूर्ण है। यद्यपि अन्य यानी स्पर्श मानी जाने वाली नीची जातियों को भी कुछ हद तक अधीनता और शोषण का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बहिष्कार का उतना चरम रूप नहीं सहना। बाक्स 5.2 एक दलित सफाई करने वाले की रोजाना अग्नि परीक्षा। भारत में हाथ से मैला उठाने वाले लोगों की संख्या लगभग 80 लाख है। नारायण मम्मा भी उनमें से एक है। वह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर नगर पालिका के 400 सीटों वाली सार्वजनिक शौचालय को साफ करती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब शौचालय का इस्तेमाल करने वाली औरतें बाहर आ जाती हैं तो नारायणम्मा और उनके साथियों को भीतर बुलाया जाता है। शौचालय सूखा है, उस में मल बहाने के लिए फ्लश नहीं है, मल हर सीट के नीचे इकट्ठा होता रहता है या बहकर खुले नाले में चला जाता है। यह नारायणम्मा का काम है कि वह एक चपटी टीन की तस्तरी में अपनी झाड़ू की सहायता से मल को इकट्ठा कर अपनी टोकरी में डाल लें। जब टोकरी भर जाती है तो वह उसे सिर पर उठाकर एक ट्रैक्टर ट्राली में डाल आती हैं, जो आधा किलोमीटर की दूरी पर खड़ी होकर उनका इंतजार करता रहता है और फिर वह वापस आकर शौचालय से आने वाली अगली पुकार के लिए इंतजार करने लगती हैं। यह क्रम सवेरे लगभग 10 बजे तक चलता रहता है, जब अंत में नारायणम्मा धो पोंछकर वापस अपने घर को चल पड़ती हैं। अरे म्यूनिसिपैलिटी, जरा आओ इसे साफ करो। नारायणम्मा और उनकी साथियों को अधिकतर लोग इन्हीं शब्दों से पुकारते हैं जब वे सड़कों पर जा रही होती हैं। यह ऐसा है जैसे हमारा तो कोई नाम ही नहीं, यह कहती हैं। और अक्सर जब हम लोगों के पास से गुजरते हैं तो वे अपनी नाक कपड़े से ढक लेते हैं, मानो हम में से बदबू आ रही हो। हम जब नगर पालिका के नल या हैंडपंप से पानी लेने जाती हैं तो हमें औरों द्वारा पानी का नल का चालू करने या हैंडपंप चलाने का इंतजार करना पड़ता है, ताकि हमारे छूने से नल या पंप अपवित्र न हो जाए। चाय की दुकान में हम औरों के साथ बेंच पर नहीं बैठ सकते, हम फर्श पर बैठते हैं। अभी कुछ समय पहले तक हमारे लिए अलग टूटे हुए प्याले होते थे जिन्हें हम खुद धोया करते थे, और ये प्याले हमारे इस्तेमाल के लिए ही अलग रखे जाते थे। यह रिवाज आज भी अनंतपुर के आसपास के गांव में और राज्य के अन्य भागों में भी चल रहा है। स्रोत हर्ष मदर 2001 3839 से यथोचित परिवर्तन के साथ उद्धृत है पड़ता है, जो कि अछूतों के लिए आरक्षित है। दलितों को तो बहिष्कार के इतने भयंकर रूप भुगतने पड़ते हैं जो और समूहों को नहीं सहने पड़ते। उदाहरण के लिए उन्हें पेयजल के सामान्य स्रोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता है, उन्हें कुओं, हैंडपंपों, घाट आदि अलग होते हैं। वे सामूहिक धार्मिक पूजा, आराधना, सामाजिक समारोह और त्योहारों, उत्सवों में भाग नहीं ले सकते। साथ ही उनसे अनेक छोटे काम जोर जबरदस्ती से कराए जाते हैं, जैसे किसी धार्मिक उत्सव पर ढोल नगाड़े बजाना, अनादर और अधीनता सूचक अनेक कार्य सार्वजनिक रूप से कराना अस्पृश्यता की प्रथा का एक महत्वपूर्ण अंग है।
उन्हें तथा कथित ऊंची जातियों के लोगों के प्रति जबरदस्ती सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अनिच्छापूर्वक कई व्यवहार करने पड़ते हैं, जैसे टोपी या पगड़ी उतारना, पहने हुए जूते को उतारना, हाथ से पकड़कर ले जाना, सिर झुकाकर खड़े रहना, एकदम साफ या चमचमाते हुए कपड़े नहीं पहनना आदि आदि। इसके अलावा अपशब्द सुनना और अपमान सहना तो उनका रोजामर्रा का काम है। इसके अतिरिक्त तरह तरह का आर्थिक शोषण तो मानो इस अस्पृश्यता की कुरीति के साथ सदा से ही जुड़ा है। उन्हें आमतौर पर बेगार करनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता या बहुत कम मजदूरी दी जाती है। कभी कभी तो उनकी संपत्ति छीन ली जाती है। संक्षेप में अस्पृश्यता एक अखिल भारतीय प्रघटना है, हालांकि उसके विशिष्ट रूपों एवं गहनताओं में विभिन्न क्षेत्रों तथा सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों में काफी अधिक अंतर होता है। इन तथाकथित अस्पृश्यों को पिछली अनेक शताब्दियों से सामूहिक रूप से भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। इन नामों की अपनी व्युत्पत्ति कुछ भी हो और इनका मूल्य अर्थ चाहे कुछ भी रहा हो, पर अब वे सब अत्यंत अपमान सूचक और निंदात्मक हैं। सच तो यह है कि उनमें से अनेक शब्द तो आज भी गाली के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि आज उनका प्रयोग एक दंडनीय अपराध माना जाता है। महात्मा गांधी ने इन जाति नामों को निंदात्मक आरोप को दूर करने के लिए 1930 के दशक में उन्होंने हरिजन, जिसका शाब्दिक अर्थ परमात्मा के बच्चे, कहकर पुकारना शुरू किया था। यह काफी लोकप्रिय हुआ, किंतु भूतपूर्व अस्पृश्य समुदायों और उनके नेताओं ने एक दूसरे शब्द दलित गढ़ा, जो इन सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया। भारतीय भाषाओं में दलित शब्द का आरक्षिक अर्थ है पैरों से कुचला हुआ और उत्पीड़ित लोगों का घोतक है। यह शब्द न तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गढ़ा गया था और न ही अक्सर उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, पर इसमें उनका चिंतन तथा दर्शन एवं उनके उस आंदोलन का मूल भाव निश्चित रूप से गुंजायमान है, जो उनके नेतृत्व में दलितों को सशक्त बनाने के लिए चलाया गया था। 1970 के दशक में मुंबई में हुए जातीय दंगों के दौरान इस शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक रूप में किया गया। उस समय पश्चिमी भारत में दलित पैंथर्स नाम का जो उग्र समूह उभरा, उसने अपने अधिकारों तथा मर्यादाओं के लिए चलाए गए संघर्ष के अंतर्गत अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा उठाया गए कदम स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही भारतीय राज्य यानी भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम चलाती रही। ब्रिटिश भारत की सरकार ने 1935 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की थी, जिनमें उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें अनेक विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे भेदभाव के कारण विशेष बर्ताव का पात्र माना गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन नीतियों को तो जारी रखा ही गया, उनमें कई नई नीतियां भी जोड़ दी गई। इनमें सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यह किया गया कि 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्ष से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ विशेष कार्यक्रम जोड़ दिए गए हैं। पुराने और वर्तमान जातीय भेदभाव को दूर करने और उससे हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए राज्य की ओर से जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, उसे आम लोगों में आरक्षण के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए कुछ स्थान या सीटें अलग निर्धारित कर दी जाती हैं। इन आरक्षणों में अनेक किस्म के आरक्षण शामिल हैं, जैसे राज्य और केंद्रीय विधानमंडल यानी राज्य विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आरक्षण, सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नौकरी की आरक्षण, शैक्षिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण, आरक्षित सीटों का अनुपात समस्त जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिशत के बराबर होता है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यह अनुपात अलग आधार पर निश्चित किया गया है। इसी सिद्धांत को सरकार के अन्य विकास कार्यक्रम पर भी लागू किया गया है। उनमें से कुछ तो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और
या जनजातियों के लिए है, जबकि कुछ अन्य कार्यक्रमों में उन्हें अधिमान्यता या वरीयता दी जाती है। क्रियाकलाप 5.3 भारत के संविधान की एक प्रति प्राप्त करें। आप इसे अपने विद्यालय के पुस्तकालय या किसी किताब की दुकान अथवा इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट http इंडिया कोड NIC इन इसमें आप उन सभी अनुच्छेदों एवं अनुभागों को खोजकर उनकी सूची बनाए जो अनुसूचित जाति और जनजाति अथवा जाति संबंधी किसी समस्या जैसे अस्पृश्यता आदि के बारे में है। आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिथि कानूनों का एक चार्ट बनाकर अपनी कक्षा में टांग सकते हैं। आरक्षण के अतिरिक्त और भी बहुत से कानून हैं जो जातीय भेदभाव, विशेष रूप से अस्पृश्यता को खत्म करने, रोकने अथवा उसके लिए दंड देने के लिए बनाए गए हैं। ऐसी शुरुआत कानून में एक था 1850 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि केवल धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। ऐसा ही सबसे हाल को कानून था। 2005 का संविधान संशोधन 93 संशोधन अधिनियम जो 23 जनवरी 2006 को कानून बना, संयोगवश 1850 का कानून और 2006 का संशोधन दोनों ही शिक्षा से संबंधित थे। 93 संशोधन उच्च शिक्षा की संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों, दलित प्रतिरोध का समकालीन उदाहरण बाक्स 5.3। गोहान हरियाणा में सोनीपत तक राजमार्ग पर एक छोटा गर्दीला कस्बा है जहां प्रगति का आश्वासन देने वाले बड़े बड़े विज्ञापन पट्टे लगे हुए हैं। कस्बे के चौक से आगे बढ़ने पर गोहाना की सबसे बड़ी दलित बस्ती वाल्मीकि कॉलोनी आती है, जो अब राख के ढेर से उभरी है। 31 अगस्त 2005 के दिन इस दलित बस्ती को जाट लोगों की एक भीड़ ने लूटपाट कर जला डाला था। कारण यह था कि दलित युवकों के साथ हुए एक झगड़े में एक जाट युवक मारा गया था। इस कत्ल के हादसे के बाद दलित लोग वहां से भाग गए थे। उन्हें जाटों के हमले का डर था। वहां की गश्ती पुलिस ने जाटों की भीड़ को न रोकना ही ठीक समझा। परिणाम स्वरूप दलित के 54 घर जला डाले गए। इस आगजनी के जरिए जाट दलितों को सबक सिखाना चाहते थे। विनोद कुमार ने कहा कि उनका घर भी जला दिया गया था। पुलिस प्रशासन और सरकार में जाटों का बोलबाला है। वे तो बस तमाशाबीन की तरह हमारे घर को जलता हुआ देख रहे हैं। 5 महीने बाद जलाए गए घर फिर से बना दिए गए। उनके आगे के भाग को चमकदार गुलाबी, लाल और हरे रंग से पोत दिया गया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर वाल्मीकि की तस्वीर के तथा संगमरमर की टाइलें सजा दी गई, जो वहां के निवासी की दलित पहचान को उजागर करती है। हमें वापस तो आना ही था, यहाँ हमारा घर है। कुमार ने कहा वह अपने नीले पुते हुए घर की बैठक में नए खरीदे गए सोफे पर बैठे थे। कुमार गोहाना के दलितों की हिम्मत का प्रतीक है। उसकी उम्र 30 से 32 साल है। वह झाड़ू लगाने का काम नहीं करता जो जाति समाज ने उन्हें करने के लिए कहा था। वह एक बीमा कंपनी में वरिष्ठ सहायक है। अधिकांश दलितों ने शिक्षा को अपना लिया है। वे जातीय व्यवस्था को नियंत्रण की रेखा को पार कर गए हैं। हम में से बहुतों ने मास्टर डिग्री हासिल कर ली है और वे सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। हमारे अधिकतर लड़के स्कूल जाते हैं और लड़कियां भी स्कूल जाती हैं। कुमार ने कहा वाल्मीकि कॉलोनी के युवा लोग अब पुराने ढंग से दबे हुए तकलीफें सहने वाले दलित नहीं रहे, जैसे लोग परंपरागत रूप से सोचते होंगे। नाइक जूते और रैंगलर जींस की नकल कर बनाए गए जूतों और जींस से सजे इन युवाओं के हाव भाव में उद्धत विद्रोही व्यवहार झलकता है। किंतु हरियाणा के भूमिहीन दलितों में से अधिकांश के लिए समाज में ऊपर की ओर बढ़ना भी कठिन बना हुआ है। अधिकांश लड़के हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि वे बहुत गरीब हैं। सुदेश कटारिया जो कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सहायक इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने गुड़गांव के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त की। उनके एक घनिष्ठ मित्र ने जो जाति से जाट था वह भी समान संस्थान में डिप्लोमाधारी था। उन्हें अपने परिवार की एक शादी के समारोह में आमंत्रित किया, लेकिन साथ ही यह भी आग्रह किया कि वो अपनी जाति पहचान न बताएं। विवाह
समारोह में एक मेहमान ने मेरी जाति के बारे में पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया। फिर उसने मेरे गांव का नाम पूछा और मैंने कहीं सही सही बतला दिया। वह जानता था कि मेरा गांव दलितों का है। घर वालों और मेहमानों के बीच झगड़ा छिड़ गया। उन्होंने एक दलित को भीतर कैसे आने दिया। उन्होंने धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल दिया और मैं जिस कुर्सी पर बैठा था उसे धोया। कटारिया ने पुराना किस्सा सुनाया। कटारिया दलितों के लिए नई जिंदगी चाहते हैं। वे अन्य पढ़े लिखे दलितों के साथ मिलकर गांव में अभियान चलाते हैं। हमारे लोग जागृत, प्रबल और सशक्त होंगे। हमें एकजुट होने की जरूरत है और जब एक बार हम एकजुट हो जाएंगे तो अच्छी तरह मुकाबला कर सकेंगे। तब गोहाना या इज्जर जैसे कांड और नहीं होंगे और न ही कोई ऐसी दुर्घटना। स्रोत 18 जनवरी 2006 तहलका में प्रकाशित बसारत पीर के एक लेख से यथोचित परिवर्तन के साथ उद्धृत। बाक्स 5.4 शहर दया पवार। एक दिन किसी ने 20वीं सदी के एक शहर को खोदा और अवलोकन किया। एक दिलचस्प शिलालेख विवरण इस प्रकार था। यह पानी का नलका सभी जातियों और धर्मों के लिए खुला है। इसका क्या मतलब रहा होगा? यह नहीं कि यह समाज बटा हुआ था, उनमें से कुछ की स्थिति ऊंची थी और बाकी की नीची। ठीक है, फिर तो यह शहर दफन होने लायक ही था। तो फिर लोग इसे मशीन युग क्यों कहते हैं? यह तो 20वीं सदी का पाषाण युग प्रतीत होता है के आरक्षण लागू करने के लिए था, जबकि 1850 का अधिनियम सरकारी स्कूलों में दलितों को भर्ती कराने की इजाजत देने के लिए बनाया गया था। इन दोनों के बीच और अनेक कानून बनाए गए, जिनमें वस्तुतः सबसे महत्वपूर्ण थे भारत का संविधान, जो 1950 में पारित किया गया था, और 1989 का अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। संविधान के अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 कर दिया और उपयुक्त आरक्षण संबंधी उपबंध लागू किए गए। 1989 के अत्याचार निवारण अधिनियम ने दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक कार्यों के लिए दंड देने के उपबंधों में संशोधन करके उन्हें और मजबूत बना दिया। इस प्रकार इस विषय पर बार बार अनेक कानून बनाए गए, जो इस तथ्य के प्रमाण है कि अकेला कानून ही किसी सामाजिक कुप्रथा को नहीं मिटा सकता। वस्तुतः जैसा कि अपने समाज पत्रों में पढ़ा होगा और टीवी, रेडियो जैसे संचार माध्यमों में देखा सुना होगा, दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध अत्याचार सहित भेदभाव के मामले आज भी समस्त भारत में देखने को मिलते हैं। बाक्स 5.3 में उल्लेखित मामला एक उदाहरण मात्र। समाचार पत्रों और संचार माध्यमों से आप ऐसे अनेकानेक मामलों के बारे में जान सकते हैं। कई सरकारी कार्यवाही अकेले ही सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकती, इसके लिए जन सहयोग की भी आवश्यकता होती है। हर हाल में कोई भी सामाजिक समूह, भले ही वह कितना भी कमजोर और सताया हुआ हो, सिर्फ अत्याचार का शिकार ही नहीं होता, मानव विषम परिस्थितियों में भी न्याय तथा मान मर्यादा के लिए एकजुट होकर स्वतः संघर्ष करने को सदा तैयार होता है। इसीलिए दलित लोग भी स्वयं राजनीतिक, आंदोलनात्मक और सांस्कृतिक मोर्चे पर अधिकाधिक सक्रिय होते गए हैं। ज्योतिबा फूले, यो तीसदास, पेरियार, अंबेडकर जैसे अनेक दलित नेताओं अध्याय 3 देखें द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के दौर में संघर्ष एवं आंदोलन किए गए थे। वे और अन्य नए आंदोलन भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी और कर्नाटक की दलित संघर्ष समिति जैसे समकालीन राजनीतिक संगठनों द्वारा चलाए जाते रहे हैं। इस प्रकार दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा है। समकालीन संघर्ष के एक उदाहरण के लिए बाक्स 5.3 देखे। दलितों ने अनेक भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी के साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है। बाक्स 5.4 देखे, जिसमें मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध दलित कवि दया पवार की एक छोटी कविता दी गई है। अन्य पिछड़े वर्ग और अस्पृश्यता सामाजिक भेदभाव का सर्वाधिक स्पष्ट एवं व्यापक रूप था, किंतु जातियों का एक काफी बड़ा समूह ऐसा भी था जिन्हें नीचा समझा जाता था, के साथ तरह तरह का भेदभाव भी बरता जाता था, पर उन्हें अछूत नहीं माना जाता था। वे सेवा करने वाली शिल्पी, कारीगर जातियों के लोग थे, जिन्हें जाति सोपान में नीचा स्थान प्राप्त था। भारत के संविधान में इस संभावना को स्वीकार किया गया कि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के अलावा और भी कई समूह हो सकते हैं जो सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित हैं
ऐसे समूहों का जाति पर आधारित होना जरूरी नहीं है, लेकिन वे आमतौर पर किसी जाति के नाम से ही पहचाने जाते हैं। इन समूहों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कहा गया है। यह आम बोलचाल में प्रचलित अन्य पिछड़े वर्ग शब्द का संवैधानिक आधार है, जो आजकल सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। जनजाति की श्रेणी की तरह अध्याय 3 देखे अन्य पिछड़े वर्गों को भी नकारात्मक रूप से यानी ये क्या नहीं है, इसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। वे न तो जाति क्रम में अगड़ी कही जाने वाली ऊंची जातियों के हिस्से हैं और न ही निम्न सोपान परिस्थिति दलितों में आते हैं। लेकिन चूंकि जाति हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सभी प्रमुख भारतीय धर्मों में घुसी आई है, इसीलिए अन्य धर्मों में भी पिछड़ी जाति पाई जाती है तथा इनकी भी समान परंपरागत व्यवसायिक पहचान होती है और इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी वैसी ही अथवा उनसे भी बदतर होती है। इन्हीं कारणों से अन्य पिछड़े वर्ग दलितों तथा आदिवासियों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण समूह है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्रित्व में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग स्थापित किया था। काका कालेकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग ने 1953 में अपना रिपोर्ट पेश किया था, लेकिन उस समय के राजनीतिक वातावरण को देखते हुए इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 5वें दशक के मध्य में अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा क्षेत्रीय मामला बन गया और इस पर केंद्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर कार्रवाई की जाती रही। दक्षिण राज्यों में पिछड़ी जातियों के राजनीतिक आंदोलन का लंबा इतिहास रहा, जहां जो वहां 20वीं सदी के प्रारंभ वर्षों में शुरू हो गए थे। इन शक्तिशाली सामाजिक आंदोलनों के कारण अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर ध्यान देने की नीतियां वहां अधिकांश उत्तरीय राज्यों में चर्चित होने से पहले ही अपनाई जाने लगी थी। अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर 1970 के दशक के आखिरी वर्ष में तब फिर से उठ खड़ा हुआ जब आपातकाल इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली। उस समय पीवी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया, किंतु आगे चलकर जब 1990 में केंद्रीय सरकार ने मंडल आयोग की 10 वर्ष पुरानी रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया, तभी अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख विषय बन गया। 1990 के दशक से हमें उत्तर भारत में अन्य पिछड़े वर्ग और दलित दोनों में ही निचली जातियों के आंदोलन में फिर से तेजी दिखाई दी। अन्य पिछड़े वर्ग के मुद्दे के राजनीतिकरण से ही यह संभावना बढ़ गई कि उनकी बड़ी भारी संख्या को राजनीतिक प्रभाव यानी वोटों में बदला जा सकता है। हाल के सर्वेक्षण से पता चलता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या में पिछड़े वर्ग का प्रतिशतांश लगभग 41% है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा पहले संभव नहीं था, इसीलिए कालेकर आयोग का रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और मंडल आयोग की रिपोर्ट की लंबे समय तक उपेक्षा की गई थी। उच्च स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग जो अधिकतर भूमिधर जातियां हैं और भारत के अनेक क्षेत्रों में वहां के ग्रामीण समाज में प्रभुत्वशाली हैं, और निम्न स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग जो बहुत ही गरीब और सुविधा वंचित लोग हैं और अक्सर सामाजिक आर्थिक दृष्टि से दलितों से बहुत भिन्न नहीं है, के बीच पाई जाने वाली घोर विषमताओं ने इन राजनीतिक श्रेणी की समस्याओं से निपटान बहुत कठिन बना दिया है। तथापि भूधारण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को छोड़कर जहां उनके विधायक तथा सांसदों की संख्या काफी बढ़ी है, काफी बाकी सभी कार्य क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। यद्यपि उच्च स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं, लेकिन नगरों में अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति काफी खराब है, यानी उनकी स्थिति ऊंची जातियों के बजाय काफी हद तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसी ही है। आदिवासी संघर्ष अनुसूचित जातियों की तरह ही अनुसूचित जनजातियों को भी भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से निर्धनता, शक्तिहीनता तथा सामाजिक लाछन से पीड़ित सामाजिक समूहों के रूप में पहचाना गया है। जनजातियों को ऐसा वनवासी समझा गया जिनके पहाड़ी या जंगली इलाकों के विशिष्ट परिस्थितियों में आवास ने उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं को आकार दिया, लेकिन यह परिस्थिति पृथकता कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थात वे एकदम अलग थलग या संपर्कहीन नहीं थे। जनजातीय समूहों का हिंदू समाज और सांस्कृतिक से लंबा और निकट का नाता रहा है, जिससे जनजातीय और जाति के बीच परिसीमाएं काफी जीर्ण
क्षीण हो गई है। अध्याय 3 में जनजाति की संकल्पना पर हुई चर्चा को याद करें। आदिवासियों के मामले में उनकी आबादी के एक इलाके से दूसरे इलाके में आने जाने से हालत और भी उलझ गई है। आज पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश में ऐसे कई इलाके नहीं हैं, कोई इलाका नहीं है जहां केवल जनजातीय लोग ही रहते हैं। सिर्फ ऐसे इलाके हैं जहां जनजातीय लोगों का जमावड़ा अधिक है, यानी उनकी आबादी घनी है। 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक बहुत से गैर जनजातीय लोग मध्य भारत के जनजातीय दृश्य में जनजातीय लोगों का दृश्य दिखाई गई है। ये दृश्य में प्रकट हैं जो कुपोषण जैसा शिकार हुए दिखाए गए हैं, जिलों में जा बसे हैं और उन्हीं जिलों के जनजातीय लोग भी रोजगार की तलाश में बगानों, खानों, कारखानों तथा रोजगार के अन्य स्थलों में चले गए हैं। इन जिन इलाकों में जनजातीय लोगों की आबादी घनी है, वहाँ आमतौर पर उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत गैर जनजातीय लोगों की अपेक्षा कहीं बदतर है। गरीबी और शोषण की जिन परिस्थितियों में आदिवासी अपना गुजारा बसर करने के लिए मजबूर हैं, उनका ऐतिहासिक कारण यह रहा कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने तेजी से जंगलों के संसाधनों को निकालना शुरू कर दिया और यह सिलसिला आगे स्वतंत्र भारत में भी जारी रहा। 19वीं सदी के परावर्ती दशकों से लेकर आगे भी औपनिवेशिक सरकार ने अधिकांश वन प्रदेश अपने उपयोग के लिए आरक्षित कर लिया और आदिवासियों को वहां से उपज इकट्ठी करने और झूम खेती के लिए उनका उपयोग करने के अधिकारों से वंचित कर दिया। फिर तो इमारती लकड़ी का अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए ही वनों का रक्षण किया जाने लगा। इस नीति के चलते आदिवासियों से उनकी आजीविका के मुख्य आधार छीन लिए गए और इस प्रकार उनके जीवन को पहले की अपेक्षा अधिक अभावपूर्ण और असुरक्षित बना दिया गया। अब जब आदिवासियों से वनों की उपज और खेती के लिए जमीन छीनी गई, तब वे या तो वनों का अवैध रूप से इस्तेमाल करने को मजबूर हो गए, जिसके लिए उन्हें घुसपैठियों और चोर उचक्कों का कर तंग और दंडित किया जाने लगा, या फिर दिहाड़ी मजदूरी की तलाश में वन छोड़कर अन्यत्र चले गए। 1947 में भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद आदिवासियों की जिंदगी आसान हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका एक कारण यह था कि वनों पर सरकार का एकाधिकार जारी रहा, यहाँ तक कि वनों के दोहन, कटाई आदि में और तेजी आ गई। दूसरे, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पूंजी प्रधान औद्योगिकरण की नीति को कार्यान्वित करने के लिए खनिज संसाधनों और विद्युत उत्पादन की क्षमताओं की आवश्यकता थी, और ये क्षमताएं और संसाधन मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ही स्थित थे। नई खनन और बांध परियोजनाओं के लिए जल्द ही से आदिवासी भूमियां अधिग्रहित कर ली गईं। इस प्रक्रिया में लाखों आदिवासियों को पर्याप्त मुआवजा और समुचित पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना विस्थापित कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास और आर्थिक समृद्धि के नाम पर इस कार्य को न्यायोचित ठहराया गया। इस प्रकार इन नीतियों का पलायन वास्तव में एक तरह का आंतरिक उपनिवेशवाद ही था, जिसके अंतर्गत आदिवासियों को अपने अधीन करके उनके संसाधनों को जिन पर वे निर्भर थे छीन लिया गया। पश्चिमी भारत में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध बनाने की परियोजना से लाखों आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे, जो उन्हें पलायन से अधिक अभावग्रस्त बना देगा। ये प्रक्रियाएं लंबे अरसे से चली रही है और 1990 के दशक से तो और भी अधिक प्रबल हो गई, जब से भारत सरकार द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीतियां आधिकारिक रूप से अपनाई गई हैं। अब निगमित फर्मों के लिए आदिवासियों को विस्थापित करके बड़े बड़े इलाके अधिग्रहित करना अधिक आसान हो गया है। दलित शब्द की तरह आदिवासी शब्द भी राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का सूचक बन गया। इसका शाब्दिक अर्थ है मूल निवासी, और इस शब्द को औपनिवेशिक सरकार और बाहरी बाशिंदों तथा साहूकारों, ऋणदाताओं द्वारा की जा रही घुसपैठों के विरुद्ध संघर्ष के अंतर्गत 1930 के दशक में गढ़ा गया था। आदिवासी होने का मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से विकास परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों से वनों का छीना जाना, भूमि का अपहरण, बार बार विस्थापन एवं अन्य कई और परेशानियों का सम्मिलित अनुभव है।
इन भारी विडंबनाओं और उपेक्षाओं के बावजूद अनेक जनजातीय समूह, बाहरी लोग जिन्हें डिक्कू कहा जाता है, और सरकार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। स्वतंत्र भारत में आदिवासी आंदोलन की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना, ये दोनों राज्य मूल रूप से क्रमशः बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों के हिस्से थे। इस दृष्टि से आदिवासी और उनके संघर्ष दलित संघर्ष से भिन्न है, क्योंकि दलितों के विपरीत आदिवासी संलग्न इलाके में केंद्रित थे, इसीलिए वे अपने लिए अलग राज्य की मांग कर सके। 5.5 विकास के नाम पर आदिवासी गोली वर्षा की शिकार। 9 वर्ष उड़ीसा के लिए मृत्यु का तांडव लेकर आया। 2 जनवरी 2006 को पुलिस ने आदिवासियों के एक समूह पर गोलियां दाग दी। इस गोलीकांड में 12 लोग मारे गए और अन्य बहुत से घायल हो गए। पिछले 23 दिनों से आदिवासियों ने कालिंग नगर राजमार्ग को रोक कर रखा था। वे एक स्टील कंपनी द्वारा उनकी कृषि भूमियां लिए जाने का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। उन्होंने अपनी जमीनें छोड़ने से इनकार किया, मानो प्रशासन के साड़ को लाल कपड़ा दिखाकर विद का दिया। उस समय प्रशासन पर राज्य में जल्दी से जल्दी औद्योगिक विकास करने के लिए दबाव था। दावा बहुत ऊंचा लगता था, यह भूमि का टुकड़ा ही नहीं बल्कि त्वरित औद्योगिकीकरण के समस्त नीति ही खतरे में पड़ जाएगी यदि सरकार आदिवासियों की मांग के आगे झुक जाएगी। इसीलिए बलपूर्वक राजमार्ग की रुकावट दूर करने के लिए पुलिस को बुलाया गया। तदुपरांत जो मुठभेड़ हुए उसमें 12 आदिवासी पुरुष और महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बहुतों को तो पीठ में गोली लगी थी, लेकिन वे भागकर बचने की कोशिश कर रहे थे। जब मरे हुए आदिवासियों के शव उनके परिवारों को सौंपे गए तो वे यह देखकर स्तब्ध रह गए कि पुलिस ने उनके हाथ पुरुषों के जननेंद्रियों और स्त्रियों के स्तन काट लिए थे। शवों को इस तरह छत बिछत किया जाना इसी चेतावनी का घोतक था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कालिंग नगर का हत्याकांड इससे पहले और बाद में हुए ऐसे ही कांडों की तरह थोड़े से समय के लिए अखबारों की सुर्खियों में रहा और फिर जनता की नजर से गायब हो गया। गरीब आदिवासी की जिंदगी और मौत, उनके शरीरों और जमीनों पर लगे राज्य शक्ति के घावों के निशान वापस स्मृति के गर्त में चले गए, पर उनका संघर्ष आज भी जारी है और उस पर चर्चा करके हम न केवल तब से चले आ रहे अन्याय का मुकाबला करने का संकल्प दोहराते हैं, बल्कि हम यह समझने की कोशिश भी करते हैं कि इस संघर्ष में आज भारत के पर्यावरण और विकास के क्षेत्र से जुड़े अनेक प्रमुख मुद्दे भी गड़गड़ा मड़ा हैं, अर्थात समाहित हैं। देश के अन्य बहुत से आदिवासी बाहुल्य इलाकों की तरह मध्य उड़ीसा के जाजपुर जिले का कालिंग नगर इलाका भी एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का तो भंडार है, पर उसके विपरीत यहाँ के निवासी खास तौर पर छोटे किसान और श्रमिक घोर गरीबी की पीड़ा सह रहे हैं। इस इलाके में खनिज लोहे का जो भरपूर भंडार है वह तो राज्य की संपत्ति है और उनका विकास का अर्थ है कि आदिवासी भूमियों को राज्य द्वारा अनिवार्य रूप में कौड़ियों के भाव अधिकृत कर लेना। तो हो सकता है कि थोड़े से स्थानीय निवासियों को औद्योगिक क्षेत्र में कोई छोटी मोटी नौकरी हाथ लग जाए, पर अधिकांश आदिवासी लोग तो आगे और भी अधिक गरीब हो जाएंगे और उन्हें दिहाड़ी मजदूरी के रूप में भुखमरी की कगार पर जीवन यापन करना होगा। अनुमान लगाया गया है कि 3 करोड़ यानी कनाडा की संपूर्ण जनसंख्या से भी अधिक लोग 1947 से भारत के स्वतंत्र होने के बाद से इस भूमि अधिग्रहण नीति के परिणाम स्वरूप विस्थापित हुए हैं। फर्नांडिस 1991 उनमें से लगभग 75% लोग, जैसा कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है, अब भी पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण की यह प्रक्रिया इसलिए न्यायोचित ठहराई जाती है क्योंकि यह जनहित में है और राज्य औद्योगिक उत्पादन और आधारभूत ढांचे का विस्तार करके आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दावा किया जाता है कि राष्ट्र के विकास के लिए ऐसी समृद्धि आवश्यक है। इन दलीलों के साथ एक नया औचित्य
और जोड़ दिया गया है। 1990 से भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपना रखा है, जिसके तहत राज्य को कल्याणकारियों से वंचित कर दिया गया और निजी फार्मों को नियंत्रित करने वाले संस्थागत उपकरणों को खत्म कर दिया गया। आर्थिक नीतियों को अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए फिर से ढाला गया है और भारतीय तथा विदेशी फार्मों को निर्यात के लिए उत्पादन में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यातों और सब्सिडी आर्थिक सहायता दी गई। कलिंगनगर के लौह खनिज में इस्पात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई मांग के कारण उद्योगपतियों की दिलचस्पी बढ़ी है और इसी वजह से कंपनियां इस ओर आकर्षित हुई थी। एक कंपनी ने इस्पात के एक नए कारखाने संयंत्र का काम शुरू करने के लिए उड़ीसा की राज्य सरकार से जमीन खरीदी थी और वह कारखाना स्थल को घेरने के लिए एक चार दीवारी बना रही थी। इस दीवार के निर्माण ने ही विरोध भड़काया था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ आदिवासी मारे गए थे। राज्य सरकार ने वर्षों पहले इन आदिवासियों को प्रति एकड़ कुछ हजार रुपए अदा करके यह जमीन जबरदस्ती हासिल की थी। चूंकि आदिवासी उन्हें मिले मामूली मुआवजों के बल पर अपनी रोजी रोटी का कोई विकल्प साधन नहीं जुटा पाए, इसीलिए वे उसी इलाके में रहते रहे और उस जमीन को जोतते रहे, जिस पर कानूनी तौर पर उनका अब कोई हक नहीं रहा था। प्रशासन ने भूमि अधिग्रहित करने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं किया था। दिसंबर 2005 में जब भूमि को घेरना शुरू किया गया, तब आदिवासियों को अपने आजीविका के एकमात्र साधन के प्रत्यक्ष हाथ धोना पड़ा। उनका निराशाजन्य उन्माद उस समय क्रोध से भड़क उठा जब उन्हें यह पता चला कि राज्य सरकार ने उसी भूमि को, जिसके लिए उसने आदिवासियों को कुछ हजार रुपए में चुकाए थे, बिना कोई सुधार खर्च किए स्टील फार्म को लगभग 10 गुना ज्यादा रुपए प्रति एकड़ की दर से बेच दिया है। यह सरकार द्वारा मोटी मुनाफेखोरी का स्पष्ट कमाल मामला था, जिसमें सरकार द्वारा उन नागरिकों के कंगाल बना दिया गया था जिन्हें संरक्षण प्रदान करने का दायित्व सरकार का था। आदिवासी सड़कों पर उतर आए, उन्होंने उस जमीन को छोड़ने से इनकार कर दिया जो उनके जीवन का आधार थी। उड़ीसा में आदिवासी के संघर्ष और उनके हिंसात्मक प्रतिशोध की कहानी यह उजागर करती है कि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित झगड़े भारत के विकास की चुनौती के केंद्र बिंदु रहे हैं। अब कलिंगनगर के साथ नर्मदा, सिंगरौली, टिहरी, हीराकुंड, कोइलाकारो, सुवर्णरेखा, नागरहोल, प्लाची-मांडा और अन्य बहुत से स्थलों के नाम भी भारत के पर्यावरणीय संघर्षों के मानचित्र पर अंकित हो गए हैं। दूसरे मानचित्र की तरह इस की रूपरेखा भी गहरी सामाजिक और राजनीतिक विभेदना को प्रतिबिंबित करती है, जो कि समकालीन भारत की एक विशेषता है। कलिंगनगर के बारे में और पढ़ने के लिए फ्रंटलाइन वॉल्यूम 23 जनवरी 14 से 27 के अंक को पढ़ें और द पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज रिपोर्ट्स को http://pucl ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक दलित ट्राइबल 2016 कलिंगनगर एसटीएम पर देखें। स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष। पुरुषों और स्त्रियों के बीच जैविक और शारीरिक स्पष्ट अंतरों के कारण अक्सर यही समझा जाता है कि लैंगिक असमानता प्रकृति की ही देन है, किंतु इस बाहरी दिखावट के बावजूद विद्वानों ने यह भी दर्शा दिया कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानता प्राकृतिक नहीं है बल्कि सामाजिक है। उदाहरण के लिए कोई ऐसे जैविक कारण नहीं दिखाई देते जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि सार्वजनिक शक्ति संपन्न पदों पर स्त्रियां इतनी कम संख्या में क्यों पाई जाती हैं, और न ही प्रकृति में इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर मिलता है यह कि अधिकांश समाजों में आमतौर पर स्त्रियों को परिवार संपत्ति का छोटा हिस्सा क्यों मिलता है अथवा बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन जिन समाजों का स्वरूप सामान्य से हटकर है, उनकी ओर से इस असमानता के विरोध में एक प्रबलतम तर्क दिया जाता है कि यदि स्त्रियां परिवार की मुखिया बनने और पारिवारिक संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने के लिए जैविक रूप से अयोग्य थी, तो फिर मातृवंशीय समाज जैसे केरल को नायर समाज होता था और मेघालय का खासी समाज जो आज भी मातृवंशीय है, सदियों तक सफलतापूर्वक क्यों चलते रहे। अनेक अफ्रीकीय समाज में स्त्रियां किसानों तथा व्यापारियों के रूप में अपना काम सफलतापूर्वक कैसे करती रहीं। संक्षेप में पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच असमानता का कोई जैविक कारण नहीं है। इस प्रकार लिंग भी जाति और वर्ग की तरह ही सामाजिक विषमता या
असमानता और बहिष्कार का एक रूप है, लेकिन इसके अपने अलग लक्षण या विशेषताएं हैं। इस अनुभाग में हम यह देखेंगे कि लैंगिक असमानता को भारतीय संदर्भ में असमानता क्यों और कैसे माना जाने लगा और इस मान्यता के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई। आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न 19वीं सदी के मध्य वर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलन के एक हिस्से के रूप में उदित हुआ। इन आंदोलनों का स्वरूप सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं था। इन्हें अक्सर मध्य वर्गीय सुधारक आंदोलन की संज्ञा इसलिए दी जाती थी कि इन सुधारकों में से बहुत से लोग नए उभरते हुए पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्ग से थे। वे अक्सर आधुनिक पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों द्वारा और अपने स्वयं के अतीत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व एवं गौरव महसूस करते हुए इन सुधारकों के लिए प्रेरित हुए थे। कई सुधारकों ने तो स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के प्रयोजन से इन दोनों समाधानों का उपयोग किया था। हम इस संबंध में यहाँ कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती विरोध अभियान का नेतृत्व किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वहाँ के अग्रणी सुधारक रानाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाए। ज्योतिबा फूले ने एक साथ जाति और लैंगिक अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई और सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया। समाज, धर्म और स्त्रियों की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए प्रयत्नों की बंगाल में 19वीं सदी के सामाजिक सुधार का प्रारंभिक बिंदु कहा जा सकता है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना से एक दशक पहले राय ने सती प्रथा के विरोध अभियान चलाया। यह पहला स्त्री संबंधित मुद्दा था जिस पर आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। राम मोहन राय के विचारों में पाश्चात्य तर्क संगति और भारतीय पारंपरिकता का सुंदर मिश्रण था। इन दोनों प्रवृत्तियों को उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया के व्यापक संदर्भ में रखकर देखा जा सकता है। राम मोहन ने इस प्रकार सती की प्रथा का विरोध मानवतावादी तथा नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों एवं हिंदू शास्त्रों के आधार पर किया। क्रियाकलाप 5.4 देश के जिस भाग में आप रहते हैं वहां के किसी एक समाज सुधारक के बारे में पता लगाएं, उसके बारे में सूचना इकट्ठा करें। किसी एक समाज सुधारक की आत्मकथाएं, जीवनी पढ़ें। सुधारों ने जिन विचारों के लिए संघर्ष किया था, क्या वे हमारे रोजमर्रा के जीवन में अथवा हमारे संवैधानिक प्रावधानों में आज विद्यमान हैं। चित्र में प्रदर्शित स्त्रियों का दृश्य दिखाई गई हैं। कई सारी महिलाओं का ये दृश्य दिखाया गया है। क्रियाकलाप 5.5 उन कार्यों की सूची बनाएं जिनमें आज स्त्रियां संलग्न हैं। क्या आप ऐसी शैक्षिक क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं जहां आज स्त्रियों पर प्रतिबंध है? आजकल भारतीय सशस्त्र सेनाओं में स्त्रियों के प्रवेश पर जो चर्चा चल रही है उसमें शायद इस विषय पर कोई रोशनी पड़े। हिंदुओं की ऊंची जाति में विधवाओं के साथ उस समय किया जा रहा निंदनीय अन्यायपूर्ण व्यवहार एक प्रमुख मुद्दा था जिसे सामाजिक सुधारों ने उठाया। रानाडे ने इस संबंध में बिशप जोसेफ बटलर जैसे विद्वानों के लेख का उपयोग किया, जिनकी कृति एनोलॉजी ऑफ रीजनल और थ्री सरमन्स ऑन ह्यूमन नेचर को 1860 के दशक में मुंबई विश्वविद्यालय के नैतिक दर्शन संबंधित पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान प्राप्त था। इस समय एम.जी. रानाडे द्वारा लिखित ग्रंथ द टेक्स्ट्स ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडोज और वैदिक अथॉरिटीज फॉर द विडोज मैरिज में विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति का विशद विवेचन किया गया। रानाडे राम मोहन तो 19वीं सदी के ऐसे समाज सुधारक थे जो तथा कथित ऊंची जाति और मध्य वर्ग से थे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से
अपवर्जित जाति से भी एक समाज सुधारक का आविर्भाव हुआ। उनका नाम था ज्योतिबा फूले और उन्होंने जातीय और लैंगिक दोनों प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। उन्होंने सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की और उसके माध्यम से सत्य की खोज पर बल दिया। व्यवहारिक सामाजिक सुधारकों के लिए फूले ने सर्वप्रथम पारंपरिक ब्राह्मण संस्कृति में सबसे नीचे समझे जाने वाले दो समूहों स्त्रियों एवं अछूतों को सहायता देने का प्रयत्न किए। कुछ अन्य सुधारकों के मामले में भी आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा और परंपरागत धर्म ग्रंथों का सहारा लेने की समन्वयात्मक प्रवृत्ति दिखाई दी। इनमें एक थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न किए। वे चाहते थे कि लड़कियों को शिक्षित तो किया जाए पर घर की चार दीवारी स्त्री पुरुष तुलना 1882 की हिंदी अनुवाद 5.6। वे स्त्रियां कौन है जिन्हें तुम ऐसे नाम देते हो, गालियां देते हो? तुम किसकी कोख में पैदा हुए थे? किसी ने 9 महीने तक अपने पेट में तुम्हारे दुर्व्यवहार बोझ उठाया था? वह कौन सा संत था जिसने तुम्हें उसकी आंखों का तारा बनाया था? तुम कैसा महसूस करोगे जब कोई तुम्हारी माँ के बारे में कहेगा, उस बुढ़ऊ की माँ जानते हो नरक का दरवाजा है, अथवा तुम्हारी बहन अमुक व्यक्ति की बहन, वह तो वास्तव में धोखे की पिटारी है। क्या तुम चुपचाप बैठे बैठे वह सब गंदे शब्द सुन लोगे? जब तुम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हो और तरक्की पाकर किसी नए ऊंचे महत्वपूर्ण पद पर पहुंच जाते हो, तब फिर तुम्हें अपनी पहली पत्नी के लिए शर्म आने लगती है। तुम्हारे ऊपर धन दौलत का असर होने लगता है और तुम मन ही मन सोचने लगते हो, पत्नी है तो क्या फर्क पड़ता? क्या हम उन्हें हर महीने कुछ रुपल्ली देकर नौकर की तरह खाना पकाने या घर की देखभाल करने के लिए घर में नहीं रखते? फिर तो तुम उसे एक दासी की तरह समझने लगते हो, उसके लिए तुम उसे पैसा देते हो। अगर तुम्हारे घोड़ों में से कोई एक घोड़ा मर जाए तो उसकी जगह दूसरा लाने में तुम्हें कोई देर नहीं लगेगी और दूसरी पत्नी लाने में भी कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। समस्या तो यह है कि यमराज को भी तो इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वह जल्दी जल्दी पत्नियों को ले जाए, नहीं तो तुम एक दिन में कई पत्नियां बदल लेते। सुल्तानाज ड्रीम 1905 का हिंदी अनुवाद 5.7। कहिए किस फिक्र में आप साहिबा? उसने बड़े प्यार से पूछा। मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है, मैंने कुछ माफी मांगने के लहजे में कहा। मैं एक पर्दानशीन औरत हूँ, मुझे बिना पर्दे के चलने की आदत नहीं है। आप डरिए नहीं, यहाँ कोई मर्द नहीं आएगा। यह लेडी लैंड महिला भूमि है, यहाँ कोई पाप या कुकर्म नहीं होता। मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गई हूँ कि आखिर सभी मर्द चले कहाँ गए। वहाँ चलते हुए मेरी सैकड़ों औरतों से मुलाकात हुई, मर्द एक भी नहीं मिला। मर्द लोग कहाँ हैं? मैंने उनसे पूछा। अपनी अपनी सही जगह पर होंगे जहाँ उन्हें होना चाहिए। अरे जरा यह बताने की तकलीफ तो फरमाइए कि उनकी सही जगह कौन सी है। अरे मुझसे गलती हो गई। आप हमारे रीति रिवाज को नहीं जानती हैं, क्योंकि आप पहले कभी यहाँ नहीं आई। हम अपने मर्दों को दरवाजे के भीतर बंद रखती हैं, जैसे हमें जनाना में रखा जाता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही। यह कितना मजेदार है। मेरे मुंह से हंसी और फकवार फूट पड़ा। बहन सारा भी हंस पड़ी। क्रियाकलाप 5.6। कुछ नारी संगठनों के नाम का पता लगाइए जो देश के राष्ट्रीय स्तर पर और उसके क्षेत्र दोनों में उभरे। किसी एक ऐसी स्त्री के बारे में पता लगाइए जिसने किसी जनजाति या कृषक आंदोलन, व्यवसाय संघ अथवा किसी प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो। अपने क्षेत्र में रचित किसी उपन्यास, लघु कथा अथवा नाटक कृति के नाम बताइए जिसमें भेदभाव के विरुद्ध नारी संघर्ष का चित्रण किया गया हो। के भीतर आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की तरह उन्होंने भी महिलाओं को शिक्षा देने का समर्थन किया, लेकिन उनका विचार था कि उनके लिए अलग किस्म की पाठ्यचर्या हो
जिसके तहत धार्मिक उसूलों की शिक्षा दी जाए। घर गृहस्थी चलाने की कलाओं और शिल्प तथा बच्चों का पालन पोषण का प्रशिक्षण दिया जाए। यह विचार आज भी बहुत ही रूढ़िवादी प्रतीत हो सकता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि एक बार स्त्रियों के लिए शिक्षा जैसी अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया तो फिर इस प्रक्रिया ने एक ऐसा दौर शुरू किया जिसमें अंततः स्त्रियों को कुछ किस्म की शिक्षा तक ही सीमित रखना नामुमकिन हो गया। अक्सर यह मान लिया जाता है कि स्त्रियों के अधिकारों के लिए समाज सुधार की लड़ाई पूर्ण रूप से पुरुष सुधारकों द्वारा ही लड़ी गई थी और यह भी स्त्रियों की समानता के विचार बाहर से आयाती थे। यह जानने के लिए कि ये दोनों ही धारणाएं गलत हों, बॉक्स 5.6 एवं 5.7 में दिए गए उदाहरण पढ़े। ये उदाहरण स्त्रियों द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों से लिए गए हैं, जिनमें से पहली स्त्री पुरुष तुलना 1882 में और दूसरी सुल्तानाज ड्रीम 1905 में लिखी गई थी। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक एक महाराष्ट्रीय गृहिणी ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई थी, जिसमें पुरुष प्रधान समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों का विरोध किया गया था। एक जवान ब्राह्मण विधवा को न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। विधवा का अपराध यह था कि उसने अपने नवजात शिशु की हत्या इसलिए कर दी थी कि क्योंकि वह उसकी नाजायज संतान था, लेकिन जिस पुरुष का वह बच्चा था उसका पता लगाना या उसे दंड देने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। जब स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित हुई तो समाज में एक खलबली सी मच गई। बेगम रोकया सखायत हुसैन का जन्म एक धनी बंगाली मुस्लिम परिवार में हुआ था और वह इस मायने में खुश नसीब थी कि उनके पति उदार दृष्टिकोण रखते थे और उन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में और फिर बंगाल तथा अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेगम रुकैया को प्रोत्साहित किया। बेगम रुकैया ने जब अंग्रेजी में अपनी योग्यताओं को परखने के लिए सुल्तानाज ड्रीम सुल्तान का सपना लिखा तो उससे पहले ही उन्हें उर्दू तथा बंगाल की लेखिका के रूप में सफलता मिल चुकी थी। सुल्तानाज ड्रीम शीर्षक नामक यह शानदार छोटी कहानी संभवतः भारत में विज्ञान कथा लेखन का प्रारंभिक नमूना है और विश्व भर में कहीं भी किसी महिला लेखिका द्वारा रचित प्रथम कृति का उदाहरण है। अपने सपने में सुल्तान एक जादुई मुल्क के सफर पर जाती हैं। उस मुल्क में पुरुषों के कार्य स्त्रियों द्वारा और स्त्रियों के कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। पुरुष घर से बाहर नहीं जाते और पर्दा रखते हैं, जबकि स्त्रियां व्यस्त वैज्ञानिकों के रूप में ऐसे उपकरणों का आविष्कार करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रही होती हैं जिनकी सहायता से बादलों को नियंत्रित करने की इच्छा अनुसार वर्षा करवाई जा सकती हो और वे ऐसी मशीनें यानी हवाई कार बनाने के लिए भी प्रयत्नशील हैं जो आकाश में उड़ सकें। आरंभिक नारी अधिकारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ हमारे यहाँ अनेक नारी संगठन भी थे जो 20वीं सदी के प्रारंभ वर्षों में अखिल भारतीय एवं स्थानीय स्तर पर उभर आए थे और फिर स्त्रियों का राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू हो गया। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि स्त्रियों के अधिकार राष्ट्रवादी परिकल्पना के अभिन्न अंग थे। 1931 में भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की कराची अधिवेशन में भारत के नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में एक घोषणा जारी की गई, जिसके द्वारा कांग्रेस ने स्त्रियों को समानता का अधिकार देने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया। यह घोषणा इस पर थी इस सभी नागरिक कानून विधि के समक्ष एक समान है, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो। किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा कोई भी व्यापार या धंधा किए जाने के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। मताधिकार का प्रयोग जननीय वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। स्त्रियों को मत डालने, प्रतिनिधित्व करने और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार होगा। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में नारी की भूमिका विषयक उपसमिति की रिपोर्ट 1947 से 38। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 दशक बीत जाने पर 1970 के दशक में स्त्रियों के मुद्दे फिर से उठ खड़े हुए। 19वीं सदी के सुधार आंदोलन में सती, बाल विवाह जैसी परंपरागत कुरीतियों अथवा विधवाओं के साथ बुरे बर्ताव को रोकने पर विशेष बल दिया गया था। 1970 के दशक में आधुनिक मुद्दे, पुलिस और अभिरक्षा में स्त्रियों के साथ बलात्कार, दहेज के लिए हत्या, लोकप्रिय माध्यमों
में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व और असमान विकास के लैंगिक परिणाम आदि की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया 1980 के दशक में, और उसके बाद कानून सुधार का विशेष मुद्दा बना, खासतौर पर उस समय जब यह पाया गया क्रियाकलाप 5.7 अपनी कक्षा का को कोई भी समूह में बांट लें। प्रत्येक समूह स्त्री के अधिकारों से संबंधित कोई विषय चुन सकता है जिसके बारे में वे समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो की खबरें या अन्य स्रोतों से सूचना इकट्ठा कर अपने निष्कर्ष के बारे में अपने सहपाठी से चर्चा करें। विषय या मुद्दों के कुछ संभव उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं। निर्वाचित निकाय में स्त्रियों के लिए 33% आरक्षण, घरेलू हिंसा, रोजगार का अधिकार और कोई भी दिलचस्प विषय प्रसंग हो सकते हैं। आप अपनी रुचि के विषय चुने। पाया गया कि स्त्रियों से सरोकार रखने वाले बहुत से कानूनों को 19वीं सदी से अब तक अपरिवर्तित रूप से ज्यों का त्यों रखा गया है। अब जबकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, लैंगिक अन्याय के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने अध्याय 2 में गिरते हुए लैंगिक अनुपात यानी स्त्री पुरुष अनुपात के बारे में चर्चा की थी। बाल लैंगिक अनुपात में तेजी से गिरावट जो आ रही वह बालिकाओं के विरुद्ध अव्यक्त रूप से जो सामाजिक पश्चातापूर्ण रवैये उत्पन्न हो रहा है वह लैंगिक असमानता की नई चुनौतियां पेश करता है। स्त्रियों के अधिकारों अथवा अन्य किसी भी मुद्दों पर लाया गया सामाजिक परिवर्तन सदा सर्वदा के लिए अस्थायी नहीं होता। यह लड़ाई तो बार बार लड़नी होगी और आगे भी जारी रखनी होगी। अन्य सामाजिक मुद्दों की तरह यह संघर्ष लंबा चलेगा। भारत में नारी आंदोलन की बड़ी मुश्किल से प्राप्त किए गए अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना होगा और नए उभरते हुए मुद्दे को भी उठाना होगा। अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष, अन्यथा सक्षम डिफरेंटली एबल्ड लोग केवल इसलिए सक्षम नहीं होते कि वे शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, लेकिन इसीलिए भी असक्षम होते हैं कि समाज कुछ इस रीति से बना है कि वह उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता। दलित, आदिवासी या स्त्री के अधिकारों के लिए हो रहे संघर्षों को तो काफी समय पहले मान्यता मिल चुकी थी कि मगर अन्यथा समाज व्यक्तियों के अधिकारों को अभी हाल ही में मान्यता मिली है। फिर भी सभी ऐतिहासिक कालों में सभी समाजों में ऐसे लोग अवश्य रहे हैं जिन्हें अन्यथा समाज कहा जा सकता है। भारतीय संदर्भ में निर्योग्यता एवं विकलांगता आंदोलन के अग्रणी सक्रियतावादियों द्वारा विद्वानों में से एक है अनीता घई, जिनका कहना है कि विकलांग लोगों की इस अदृश्य स्थिति की तुलना राल्फ एलिसन के इनविजिबल मैन की स्थिति से की जा सकती है। एलिसन का इनविजिबल मैन नाम का उपन्यास संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी अमेरिकियों के विरुद्ध प्रजातिवाद, नस्लवाद का एक खुला अभियोग पत्र है। मैं एक अदृश्य व्यक्ति हूँ, समझे केवल इसलिए कि लोग मुझे देखना ही नहीं चाहते। आप सर्कस के तमाशों में कभी कभी धड़हीन सिर दिखा करते हैं। मेरी स्थिति भी लगभग वैसी ही है। ऐसा लगता है मानो मैं कड़े विद्रूपकारी दर्पणों से घिरा हूँ। जब लोग मेरे पास आते हैं तो मेरा परिवेश ही देखते हैं तो जो उनकी अपनी कल्पनाओं से बना है। दरअसल वे मुझे छोड़कर बाकी सब कुछ देख सकते हैं। एलिस 1952-3। अन्यथा सक्षम शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं कि आम लोग असक्षम शब्द का जो भाव समझते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। विश्व भर में निर्योग्यता, अक्षमता जो तात्पर्य समझा जाता है उसके कुछ आम लक्षण नीचे दिए गए हैं। निर्योग्यता, अक्षमता को एक जैविक कमजोरी माना जाता है। जब कभी किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं खड़ी होती हैं तो यह मान लिया जाता है कि ये समस्याएं उसकी बाधक या कमजोरी के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। अक्षम व्यक्ति को हमेशा शिकार यानी पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि निर्योग्यता उस निर्योग्य व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी है। निर्योग्यता का मूल भाव ही यह दर्शाता है कि निर्योग्य व्यक्तियों को सहायता की आवश्यकता
है। भारत में निर्योग्य, बाधित, अक्षम, अपंग, अंधा और बहरा जैसे विशेषणों का प्रयोग लगभग एक ही भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। अक्सर किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए उस पर इन शब्दों की बौछार कर दी जाती है। एक ऐसी संस्कृति में जहां शारीरिक पूर्णता का आदर किया जाता है, पूर्ण शारीरिक न होने का अर्थ है कि उसमें कोई असमानता, दोष या खराबी है। बेचारा जैसे विश्लेषणों से संबोधित करने पर उसे उसकी पीड़ित परिस्थितियों और भी विकट हो जाती है। ऐसी सोच का मूल कारण उस सांस्कृतिक संकल्पना में निहित है जो असमर्थ या दोषपूर्ण शरीर को दुर्भाग्य का परिणाम मानती है। यति भाग्य को दोषी और निर्योग्य व्यक्ति को उसका शरीर माना जाता है। आम धारणा यह है कि विकलांग पुरुष कर्मों का फल है और उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार भारत में प्रचलित प्रमुख सांस्कृतिक विचारधारा एक संरचना विकलांगता को अवश्य रूप से व्यक्ति की विशेष स्थिति मानती है, जिसे उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। पौराणिक कथाओं में विकलांग लोगों की जो छवि चित्रित की गई है वह अत्यंत नकारात्मक है। अन्यथा सक्षम शब्द में इनमें से किसी भी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, मेंटलिटी चैलेंज, दृष्टिबाधित, विजुअलाइज इम्पायर्ड और शारीरिक रूप से बाधित, फिजिकल इम्पायर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग अब पुराने घिसे पीछे नकारात्मक भाव व्यक्त करने वाले शब्दों जैसे मंदबुद्धि, अपंग अथवा लंगड़ा, लूला आदि के स्थान पर किया जाने लगा है। विकलांग अपनी जैविक अक्षमता के कारण विकलांगता नहीं होते, बल्कि समाज ही उन्हें ऐसा बनाता है। हमें तो उन भावनों ने असक्षम बनाया है जो हमारे प्रवेश के लिए नहीं बने हैं, जिनमें प्रवेश करने की हमें इजाजत नहीं है, और इसी के परिणाम स्वरूप हम शिक्षा, रोजगार पाने के अपने अवसरों, सामाजिक जीवन आदि के संबंधों में आगे अधिकाधिक असक्षम होते जाते हैं। असक्षमता तो समाज की संरचना या विचारधारा में ही निहित है, व्यक्ति की शारीरिक दशा में नहीं। ब्रेसेनेडेन 1986-176 और सक्षमता संबंधित सामाजिक विचारधारा का एक और भी पहलू है। असक्षमता और गरीबी के बीच एक अटूट संबंध होता है। कुपोषण, बार बार बच्चे पैदा करने से कमजोर हुए माताएं, रोगी, प्रतिरक्षा के अपर्याप्तता, कार्यक्रम, भीड़ भाड़ भरे घरों में दुर्घटनाएं, ये सब बातें एक साथ मिलकर गरीब लोगों में असक्षमता। क्रियाकलाप 5.8 यह पता लगाइए कि भिन्न भिन्न पारंपरिक या पौराणिक कथाओं में अपंग व्यक्तियों का कैसा चित्रण किया गया है। आप इस तरह के अपंग पात्र के उदाहरण भारत में या विदेश के किसी हिस्से में प्रचलित अनेक क्षेत्रीय लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं अथवा परंपरागत कहानियों से ले सकते हैं। उन लोकप्रिय कहावतों या लोकवित्तियों की एक सूची बनाएं जिनमें अपंगों के प्रति नकारात्मक रवैये दर्शाए गए हो। असक्षमता चित्र में प्रदर्शित विकलांगों की कुछ दृश्य दिखाई गई हैं। ये सारी दृश्य विकलांगों के लिए दिखाई गई हैं। क्रियाकलाप 5.9 क्या आपके इकबाल फिल्म देखी है? अगर नहीं देखी है तो देखने की कोशिश करें। यह एक गूंगे बहरे लड़के की कहानी है जिसमें गजब की संकल्प शक्ति है। उसे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है और अंततः वह एक बढ़िया गेंदबाज बन जाता है। फिल्म में केवल इकबाल के संघर्ष को ही जीवंत रूप नहीं दिखलाया गया है, बल्कि अन्यथा क्षमता शब्द के अनेक संभव अर्थों का भी ठोस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी स्थिति ला देती है जो असमान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की तुलना में काफी गंभीर होते हैं। इसके अलावा असक्षमता व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए पृथक्करण और आर्थिक दबाव को बढ़ाते हुए गरीबी की स्थिति पैदा करके उसे और गरीब बना देती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि असक्षमता लोग गरीब देशों में सबसे गरीब होते हैं। उल्लेखनीय है कि स्थिति को सुधारने के प्रयत्न स्वयं विकलांगों की ओर से नहीं किए गए, सरकार को भी अपनी ओर से कार्यवाही करनी पड़ी, जैसे कि बॉक्स 5.8 में दिखाया गया है। अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के प्रयत्नों से अभी हाल ही में विकलांग के बारे में फिर से सोचने की आवश्यकता के प्रति समाज में कुछ जागरूकता आ रही है। बॉक्स 5.9 में दी गई समाचार पत्र की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। जनगणना
में विकलांगों के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण 2011 बॉक्स 5.8। जनगणना 2011 में जनसंख्या गणना चरण के दौरान घरेलू अनुसूचित के माध्यम से विकलांग संबंधी सूचना एकत्र की गई थी। परिवार के सभी व्यक्तियों से विकलांगता पर सवाल पूछे गए थे। गणक को सूचित किया गया था कि सूचना एकत्र करने के लिए विकलांग व्यक्तियों से संपर्क करने के अलावा परिवार के अन्य उत्तरदाताओं से भी बात करें। सभी प्रकार के परिवारों अथवा राष्ट्रीय, संस्थागत और घरेलू परिवारों को कवर किया गया। चयनित क्षेत्रों में विकलांगता सहित चयनित प्रश्नों का क्षेत्र परिरक्षण करने के बाद नागरिक समाज संगठनों और नोडल मंत्रालय के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद सभी राज्यों के ग्रामीण नगरीय नमूनों को कवर करने वाले सभी जनगणना संबंधी प्रश्नों के पूर्व परीक्षण के बाद अपंगता पर प्रश्न और निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया था। प्रश्नों में अंतिम रूप से पहचान गए पहलू गणक और उत्तरदायित्व दोनों के द्वारा आसानी से समझने के लिए विकलांगता की श्रेणियों प्रकार का साधारणतः नामकरण योजनाकारों और निर्माताओं के लिए डेटा की प्रासंगिकता प्रश्न को रद्द करने में व्यवहारिकता सभी प्रकार के विकलांगताओं की सूची को करने के लिए सूचीबद्ध विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 और नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 को ध्यान में रखा गया। विकलांगता की स्थिति का पता लगाने के लिए एक फिल्टर प्रश्न शामिल किया गया था। 8 प्रकार के विकलांगता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 2001 की जनगणना में 5 प्रकार के बारे में ही पूछा गया था। जनगणना अनुसूचित में विकलांगता पर प्रश्न का स्थान बदल दिया गया। कवरेज में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए गए, जिनमें गणक और प्रचारक उपायों के लिए व्यापक प्रशिक्षण शामिल थे। व्यापक शैक्षिक प्रवचनों और विचार विमर्शों में विकलांग को कोई मान्यता नहीं दी गई। यह तथ्य शैक्षिक प्रणाली में विद्यमान ऐतिहासिक पद्धतियों से स्पष्ट होता है, जो विकलांगता के मुद्दे को 2 अलग अलग धारणाएं बनाकर उपेक्षित करते आ रहे हैं। उनमें से एक धारा विकलांग छात्रों के लिए होती है और दूसरी बाकी सब छात्रों के लिए। हमने इस अध्याय में यह देखा कि विकलांग लिंग, जाति, जनजाति और असक्षमता जैसी संस्थाएं किस प्रकार विषमता और अपवर्जन उत्पन्न करती हैं और इन्हें आगे भी अक्षुण्ण बनाए रखती हैं। तथापि वे इन विकलांग विरोधी न्यायालय बॉक्स 5.9 न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिए विकलांग व्यक्तियों पर विचार नहीं किया जाता। इसे उच्चतम न्यायपालिका की अपवर्जनात्मक नीति बताते हुए एक वरिष्ठ न्यायवेत्ता का कहना है कि विकलांग की इस प्रकार लगातार अपेक्षा करके न्यायपालिका एक संविधिक अधिदेश का उल्लंघन कर रही है। उच्च न्यायालय भवन स्वयं भी विकलांगों के अनुकूल नहीं है। वास्तविक न्यायालय संकुलन के सभी प्रवेश द्वार लंबी ऊंची सीढ़ियां चढ़ने के लिए ही आते हैं और उनमें से किसी में ढलान नहीं है जिस पर चलाकर विकलांग ऊपर पहुंच सके। यहाँ तक कि लिफ्ट या एलिवेटर की सीमित सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भी आगंतुक को कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। नगर सिविल न्यायालय की हालत तो और भी खराब है, जहां दुर्घटना के दावों के मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देने के लिए अनेक विकलांग या घायल व्यक्ति आते हैं। आप वहां विकलांग, आहत या वृद्ध लोगों को उनके साथियों द्वारा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। एक अधिवक्ता ने कहा, द हिंदू बुधवार 2 अगस्त 2006 की एक रिपोर्टिंग का अनुवाद विषमताओं के विरुद्ध संघर्ष को भी भड़काती है। इन्हें ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक विज्ञानों में विषमताओं का भाव वर्ग, प्रजाति और हाल में लिंग संबंधी विचारों से अभिभूत रहा है, लेकिन आगे चलकर जाति और जनजाति जैसी अन्य श्रेणियों को जटिलताओं पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। भारतीय संदर्भ में अब जाति, जनजाति और लिंग पर यथोचित ध्यान दिया जाने लगा है, लेकिन और भी कई श्रेणियां बाकी हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि वे श्रेणियां जिन्हें धर्म और अथवा कुछ अन्य श्रेणियों ने मिलकर हाशिए पर डाल दिया है। धर्म और जाति, लिंग और धर्म अथवा जाति और क्षेत्र द्वारा परिभाषित समूहों जैसे कुछ अधिक जटिल
संगठनों की ओर भी संभव निकट भविष्य में हमारा ध्यान जाएगा, जैसे कि मुस्लिम समुदाय विषयक सच्चर समिति की रिपोर्ट में दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 5.10 एक ऐसे देश में जहां 5 से 14 वर्ष आयु के आधे बच्चे के स्कूल के बाहर हो, जहां विकलांगग्रस्ता बच्चों के लिए एक स्थान कैसे हो सकता है, विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि उनके लिए शिक्षा की अलग व्यवस्था करने की समर्थ किया जा रहा हो, और यदि कोई कानून या विधान बनाकर प्रत्येक विकलांग बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराने की आशा की जाए तो भी ग्रामीण माता पिता अभिभावक इस व्यवस्था को अपने विकलांग बच्चों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायक नहीं समझेंगे। वे तो शायद इस बात को अधिक पसंद करेंगे कि उन्हें कुएं से पानी लाने का कोई बेहतर तरीका और उन्नत कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसी प्रकार किसी शहरी गंदी बस्ती में रहने वाले माता पिता यह चाहते हैं कि शिक्षा को कम या रोजगार की दुनिया से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि ऐसी शिक्षा उनके बच्चों की बुनियादी जिंदगी की गुणवत्ता को सुधार देगी। स्रोत डिसेबिलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनीता घई 2003-93। क्रियाकलाप 5.7 उपर्युक्त उदाहरण को पढ़ें और विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा करें जिनके कारण विकलांगों की समस्याएं सामाजिक रूप से बनी हैं।